V82 अध्याय 811 आकाश सुगंध सौंदर्य तितली। चूंकि चंद्र महारानी इस घटना के बारे में बात करने को तैयार थी, इसका मतलब था कि उन्होंने इस घटना को स्वीकार कर लिया था। लिन युआन ने बड़ी आंखों से चंद्र महारानी की बात सुनी। अपनी पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को 1 स्टार से 2 स्टार तक विकसित करना लगातार मुश्किल होता जा रहा था। उसने इतने सारे लॉ सोर्स क्रिस्टल का इस्तेमाल किया था कि ऐसा लग रहा था कि यह सब बेकार हो गया है। यद्यपि वह यह नहीं जानता था कि गतिशील जलस्रोत ने अपने तारों को कैसे बढ़ाया, लेकिन यह जानना कठिन था कि यह एक पवित्र जीवन स्रोत था। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने पानी की 12 गेंदों में विशेष जल तत्व ऊर्जा महसूस की। इसलिए चलता फिरता स्रोत जल एक तरह का जल तत्व प्रकार का पवित्र स्रोत जीवन रूप होना चाहिए। हालांकि लिन युआन अचंभित था। क्या मास्टर ने नहीं कहा था कि वह मुझे एक फी गाड़ी दे रही है? वह मुझे पानी की ये 12 गेंदें क्यों दे रही है? ट्रू डेटा अभी भी इन 12 पानी की गेंदों की जांच नहीं कर सका, क्योंकि उसने कहा कि वे जीवित परियों के बजाय पानी के अवशेष थे। अचानक लिन युआन को चंद्र महारानी की आभा में बदलाव का एहसास हुआ और उसने पानी की 12 गेंदों में 12 नीले क्रिस्टल फेंक दिए। जब चंद्र महारानी ने देखा कि लिन युआन पानी की 12 गेंदों को किस तरह से देख रहा था, तो उसने धीरे से कहा, आपने पहले ही एक पवित्र स्रोत जीवन रूप के साथ एक अनुबंध बना लिया है। पवित्र स्रोत जीवन रूप के अवशेषों से पोषित इन परियों को आपकी और आपके पवित्र स्रोत जीवन रूप की आवश्यकता होगी, जो आपकी आत्मा के माध्यम से एक अनुबंध बनाएं। भविष्य में आप उन्हें कैसे भी पोषित करना चाहें, ये 12 पानी की गेंदें आपके लिए उपयोगी होंगी। लिन युआन का दिल तब भी तेजी से धड़क रहा था जब उसने पानी की 12 गेंदों की जांच करने के लिए ट्रू डेटा का उपयोग किया था। पानी की 12 गेंदों में असीम क्षमता थी और उन्हें लगभग अनगिनत दिशाओं में विकसित किया जा सकता था। जब उनका पोषण किया गया तो वे सर्वोच्च हथियार या अविश्वसनीय ढाल बन सकते थे। उन्होंने ये भी सोचा कि इन्हें रणनीतिक इरादों के साथ पोषित किया जा सकता है। जैसे ही उसने चंद्र महारानी की आंखों में देखा, लिन युआन ने पानी की 12 गेंदों को वापस डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स में संग्रहित कर दिया और फिश स्टोरेज बॉक्स को अपनी उंगली के चारों ओर अंगूठी के रूप में पहन लिया। रहस्यवादी चंद्रमा ने चंद्र महारानी को अपनी ओर देखते हुए देखा और वह जल्दी से खांसते हुए बोला, चंद्र महारानी, ये परी गाड़ी खींचने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते। आप कुछ ऐसे तैयार क्यों नहीं करती जो युवा भगवान के लिए अधिक उपयुक्त हों? चंद्र महारानी ने जल्दी से लिन युआन को एक और प्लेटिनम फिश स्टोरेज बॉक्स सौंप दिया और मिस्टिक मून की ओर सराहना भरी नज़र से देखा। मेरे शिष्य, आपको मूविंग सोर्स वाटर के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें पालने के लिए अपना समय ले सकते हैं, लेकिन मिस्टिक मून सही है कि ये फे गाड़ी खींचने के लिए उपयुक्त नहीं है। इस प्लेटिनम फे स्टोरेज बॉक्स के अंदर एक नज़र डालें और देखें कि क्या अंदर के फे आपकी फे गाड़ी खींचने के लिए बेहतर हैं। चंद्र महारानी की अभिव्यक्ति से लिन युआन को तुरंत पता चल गया कि वह उसे कुछ देने का तरीका ढूंढने की कोशिश कर रही थी। लिन युआन ने उसे अस्वीकार करने की कोशिश भी नहीं की और इस बार तुरंत प्लेटिनम फे स्टोरेज बॉक्स प्राप्त कर लिया। वह चंद्र महारानी से कुछ भी प्राप्त करने के सख्त खिलाफ था और उस पर निर्भर रहने के बजाय अपना रास्ता स्वयं बनाने पर जोर देता था, इसलिए नहीं कि उसे लगता था कि वह उससे कुछ भी नहीं ले सकता। ये लगभग तय हो चुका था कि एंडलेस समर और मदर ऑफ ब्लडबाथ क्रिएशन ब्रीड में विकसित हो सकेंगे, और उन्होंने पहली बार चंद्र साम्राज्य को गोल्डन लोड्स ब्रोकेड पल देकर खुद को साबित कर दिया था। अब जबकि उसने अपने लिए स्वयं अपना मार्ग निर्धारित कर लिया था, वह अब चंद्र महारानी की किसी भी बात को अस्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसका विश्वास था कि वह एक दिन चंद्र महारानी की सहायता कर सकेगा, जैसे कि वह उसकी सहायता कर रही थी। जब उसने देखा कि लिन युआन पहले की तरह उसे कुछ नहीं दे रहा है, तो चंद्र महारानी के चेहरे पर जो ठंडा भाव था, जो उसने अभी अभी बताई घटना के कारण महसूस किया था, वह तुरंत नरम पड़ गया। लिन युआन ने प्लेटिनम फे स्टोरेज बॉक्स के अंदर देखा और अंदर 12 प्लेटिनम वीक फैंटेसी वी स्काई फ्रेगरेंस ब्यूटी तितलियां देखीं। लिन युआन को तुरंत आश्चर्य हुआ कि क्या गाड़ी खींचने के लिए तितलियों का उपयोग करना बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेगा। फिर भी लिन युआन ने तुरंत अपनी चिंता को दूर कर दिया। स्काई फ्रेग्रेंस ब्यूटी बटरफ्लाइज डायमंड एक्स फैंटेसी वी तक पहुंचने पर भी केवल एक हथेली जितनी बड़ी होंगी और एक परी गाड़ी को खींचने में सक्षम नहीं होंगी। हालांकि स्काई फ्रेग्रेंस ब्यूटी बटरफ्लाइज निस्संदेह मूल्यवान थीं। लिन युआन कभी भी अपने दम पर आकाश सुगंध सौंदर्य तितली का पालन पोषण करने में सक्षम नहीं होता। एक आत्मा प्रकार के परी के रूप में आकाश सुगंध सौंदर्य तितली को आत्मा प्रकार के आध्यात्मिक अवयवों की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित करने की आवश्यकता थी, जब वह अभी भी एक कैटरपिलर थी, ताकि आकाश सुगंध सौंदर्य तितली की आत्मा को मजबूत किया जा सके। जब इसने बड़ी मात्रा में आत्मा प्रकार के आध्यात्मिक अवयवों को अवशोषित कर लिया और कोकून बन गया, तो कोकून को केंद्रित आत्मा क्यूई वाले वातावरण में विकसित होने की आवश्यकता थी। लिन युआन दूसरी आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम था और उसे बेहतर ढंग से करने में भी सक्षम था, लेकिन वह पहली आवश्यकता के सामने असहाय था। लिन युआन के पास एकमात्र आत्मा प्रकार का आध्यात्मिक घटक भुना हुआ कोल्ड स्नो पाइन राल था।
उसके पास कोल्ड स्नोपाइन राल की पर्याप्त मात्रा थी, लेकिन ये स्काई फ्रेग्रेंस ब्यूटी बटरफ्लाई के कैटरपिलर को 3 दिनों तक खिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ये स्पष्ट था कि चंद्र महारानी ने 12 आकाशीय सुगंध सौंदर्य तितलियों के पोषण के लिए कितनी आध्यात्मिक सामग्री का उपयोग किया था। आत्मा प्रकार के आध्यात्मिक घटक की थोड़ी सी मात्रा भी अमूल्य थी। स्काई फ्रेग्रेंस ब्यूटी तितली दूसरी सबसे सुंदर तितली प्रजाति थी, जबकि ब्लू लाइट गॉडेस तितली पहले स्थान पर थी। आकाश सुगंध सौंदर्य तितली और नीली रोशनी देवी तितली दोनों ही आक्रमण करने में कुशल नहीं थीं। हालांकि स्काई फ्रेग्रेंस ब्यूटी बटरफ्लाई चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ी के आकार के शल्कों को छोड़ने में अत्यंत कुशल थी, जो एक निश्चित क्षेत्र में सूचना के स्थानांतरण को ढकने और अवरुद्ध करने में सक्षम थी। ये ब्लू लाइट देवी तितली से भी अलग थी, जो केवल अपने रूप पर निर्भर थी। चूंकि स्काई फ्रेग्रेंस ब्यूटी बटरफ्लाई एक आत्मा प्रकार की परी थी, इसलिए इसमें आत्माओं को फंसाने की जन्मजात क्षमता थी। स्काई फ्रेग्रेंस ब्यूटी बटरफ्लाई उन परियों की आत्माओं को फंसा सकती है जो उससे कमज़ोर हैं। परियों की आत्मा जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, स्काई फ्रेग्रेंस ब्यूटी बटरफ्लाई उसे उतने ही कम समय में फंसा पाएगी। आत्मा को फंसाने के दौरान आकाशीय सुगंध सौंदर्य तितली अपनी इच्छानुसार परी के शरीर को नियंत्रित कर सकती थी। एक बार जब किसी परी की आत्मा को स्काई फ्रेग्रेंस ब्यूटी बटरफ्लाई द्वारा फंसा लिया जाता है, तो उस परी की आत्मा स्काई फ्रेग्रेंस ब्यूटी बटरफ्लाई की आत्मा फंसाने के प्रति बहुत प्रतिरोधी हो जाती है। इसलिए स्काई फ्रेग्रेंस ब्यूटी बटरफ्लाई के लिए एक ही परी को 2 बार नियंत्रित करना मुश्किल था। हालांकि स्काई फ्रेग्रेंस ब्यूटी बटरफ्लाई की आत्मा को फंसाने की विशेष गुणवत्ता ये थी कि यह कमजोर आत्माओं वाले कीट प्रजातियों को हमेशा के लिए फंसा सकती थी। कीट प्रजातियों के वे प्राणी जिनकी आत्माएं आकाश सुगंध सौंदर्य तितली द्वारा स्थायी रूप से कैद कर ली गई थीं, वे ऐसे पुरुषों के समान थे जिन्हें एक सुंदर स्त्री ने सम्मोहित कर लिया था, क्योंकि वे आकाश सुगंध सौंदर्य तितली के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए समान रूप से तैयार थे। जैसे जैसे आकाश सुगंध सौंदर्य तितली की आत्मा मजबूत होती गई, उसके पास बेहतर विकल्प होते गए और वह उन कीटों को, जिनकी आत्माओं को उसने फंसाया था, स्वयं को मारने का आदेश दे सकी, ताकि वे अपनी आत्माओं को फंसे हुए जाल से निकाल सकें। इससे आकाश सुगंध सौंदर्य तितली को दूसरे लक्ष्य को नियंत्रित करने के लिए मुक्त कर दिया जाएगा। इस विचार के साथ लिन युआन एक निर्णय पर पहुंचे। डायमंड एक्स फैंटेसी वी स्काई फ्रेग्रेंस ब्यूटी बटरफ्लाई द्वारा कीट प्रजातियों के परियों को बलपूर्वक फंसाना सुजवेंट मिथाई कीट प्रजातियों के परियों पर भी प्रभावी होगा। कीट प्रजातियों के जीवन रूपों में केवल कीट प्रजाति के जीव ही नहीं शामिल थे, बल्कि उनमें विदेशी कीट भी शामिल थे। कई उच्च श्रेणी के विदेशी कीटों का स्वरूप प्रभावशाली था, लेकिन उनकी आत्माएं उसी स्तर के कीट प्रजातियों की तुलना में कमजोर थीं। डायमंड एक्स फैंटेसी वी स्काई फ्रेग्रेंस ब्यूटी बटरफ्लाई के लिए एक सुजवेंट मिथाइफे को नियंत्रित करना उतना ही आसान था जितना कि एक क्लास 7 एलियन कीट को नियंत्रित करना। स्काई फ्रेग्रेंस ब्यूटी बटरफ्लाई के लिए सुजवेंट मिथ 2 फे को नियंत्रित करना उतना ही आसान होगा जितना कि क्लास 8 के एलियन कीट को नियंत्रित करना। लिन युआन को कक्षा 8 के विदेशी कीट सम्राट बख्तरबंद मार्शल भगवान कीट की बहुत ज़रूरत थी। सम्राट बख्तरबंद मार्शल भगवान कीट एक ट्रांसफॉर्मर जैसा दिखता था जो एक कीट का कवच पहनता था और जब वह लड़ता था तो अपना रूप बदलकर विभिन्न हथियारों में बदल लेता था। सम्राट बख्तरबंद मार्शल भगवान कीट अपने तेज और मजबूत कवच पर भरोसा कर सकता था ताकि कानूनों को समझने वाले अधिकांश मिथक 2 फे पर विजय प्राप्त की जा सके। आमतौर पर एलियन कीटों में अन्य आयामी जीवन रूपों की तुलना में कम लड़ाकू शक्ति होती है, लेकिन सम्राट बख्तरबंद मार्शल गॉड कीट अलग था। यह अपने कवच और जबरदस्त ताकत का उपयोग करके साइड बोन हॉर्न डेमन के खिलाफ लड़ सकता था, जो कि क्लास 8 के कुटिल शैतानों में से एक है। यदि यह पहले आक्रमण करे तो यह साइड बोन हॉर्न डेमन के विरुद्ध भी जीत सकता है। यह उसी श्रेणी के विदेशी कीटों के बीच हृदय भेदक आयरन लाइन की स्थिति के समान था। यदि 12 आकाश सुगंध सौंदर्य तितलियों का उपयोग 12 सम्राट बख्तरबंद मार्शल भगवान कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है और फे गाड़ी की गाड़ी को एक साफ और तेज धातु शैली में सजाया गया था, तो संयोजन बेहद चमकदार होगा। दुर्भाग्य से ये देखने में जितना चमकदार लगेगा, लिन युआन के लिए सम्राट बख्तरबंद मार्शल भगवान कीटों को प्राप्त करना कठिन होगा क्योंकि वे केवल कक्षा 4 और उससे ऊपर के विदेशी कीट आयामी दरारों में ही दिखाई देते हैं। यद्यपि कीट आमतौर पर बस्तियों में रहते थे, सम्राट बख्तरबंद मार्शल भगवान कीट पूरी तरह से एक अकेला भेड़िया था। इसने अपना जीवन हत्या और लड़ाई में बिताया। यहाँ तक कि यदि आयामी दरार से उभरे की ज्वार के साथ बड़ी संख्या में वर्ग 8 के विदेशी कीट भी बाहर आ जाएं, तो भी उनके बीच सम्राट बख्तरबंद मार्शल भगवान कीट नहीं हो सकता है। आखिरकार सम्राट बख्तरबंद मार्शल भगवान कीट के अलावा अन्य वर्ग 8 विदेशी कीट वर्ग 4 विदेशी कीट आयामी दरारों से बाहर निकल सकते हैं। जब किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, तो अक्सर ऐसी चीज़ें उनकी झोली में आ जाती। लेकिन जब कोई किसी विशिष्ट चीज़ की खोज में निकलता है, तो वह कहीं नहीं मिलती।
भले ही लिन युआन एक वर्ग 4 विदेशी कीट आयामी दरार को नियंत्रित करने में कामयाब रहा और आयामी हब पर निगरानी रखते हुए कीड़ों की लहरों का इंतजार करने लगा, फिर भी वह सम्राट बख्तरबंद मार्शल भगवान कीट की एक झलक नहीं देख पाएगा, भले ही वह महीनों तक इंतजार करे। इसके अलावा लिन युआन की वर्तमान शक्ति कक्षा 4 के विदेशी कीट आयामी दरार का पता लगाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। हालांकि स्काई फ्रेग्रेंस ब्यूटी बटरफ्लाई एक डायमंड एक्स फैंटेसी वी परी थी, लेकिन इसकी ताकत अन्य परियों की आत्माओं को फंसाने में निहित थी। किसी विदेशी कीट के आयामी दरार के अंदर का भाग आकाश सुगंध सौंदर्य तितलियों के लिए एक खेल का मैदान होगा, क्योंकि वे सभी एक मजबूत विदेशी कीट की आत्मा को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि वे किसी एक कीट प्रजाति के जीवन रूप को नियंत्रित नहीं करना चाहते थे, तो वे आसानी से अपनी आत्माओं का उपयोग करके संपूर्ण कीट प्रजाति को नियंत्रित कर सकते थे। हालांकि स्काई फ्रेग्रेंस ब्यूटी बटरफ्लाई केवल तभी लक्ष्य बदल पाएगी जब वह जिस परी को फंसा रही है वह मर जाए। यदि स्काई फ्रेग्रेंस ब्यूटी बटरफ्लाई द्वारा किसी विदेशी कीट को फंसाने में कुछ गड़बड़ी हो गई या यदि इसका सामना किसी अधिक शक्तिशाली विदेशी कीट से हो गया और इसके पास उस विदेशी कीट को मारने का समय नहीं था जिसे ये फंसा रही थी, तो कमजोर और मूल्यवान स्काई फ्रेग्रेंस ब्यूटी बटरफ्लाई वर्ग 4 आयामी दरार में मर सकती थी। स्वाभाविक रूप से लिन युआन ऐसा नहीं चाहता था। अचानक लिन युआन के सिर के ऊपर एक प्रकाश बल्ब दिखाई दिया। उन्होंने उस समय को याद किया जब लॉन तू ने बताया था कि लॉन परिवार कई वर्ग 4 आयामी दरारों को नियंत्रित करता है और जब वे वर्ग 4 आयामी दरारों में ड्रैगन प्रजाति के परियों का पालन पोषण कर रहे थे तब उन्होंने विधि स्रोत क्रिस्टलों का एक पहाड़ इकट्ठा कर लिया था। विभिन्न उच्च श्रेणी आयामी जीवन रूपों में विभिन्न विधि स्रोत क्रिस्टल प्रकट हुए। उच्च श्रेणी के विदेशी कीटों में मिड ब्रीड फेस के समान शक्ति थी, जिससे उन्होंने लॉ सोर्स क्रिस्टल्स का निर्माण किया, जिनमें विदेशी कीटों की अनूठी आभा थी और उन्हें आसानी से अलग किया जा सकता था। लांगताओ द्वारा लाए गए 10,000 से अधिक विधि स्रोत क्रिस्टलों में से एक तिहाई विदेशी कीड़ों से आए थे। इसका अर्थ ये था कि कक्षा 4 आयामी दरारों में कई विदेशी कीट थे जिन्हें लांग परिवार नियंत्रित करता था। लॉन परिवार को ड्रैगन प्रजाति के परियों को पालने के अलावा उच्च श्रेणी के विदेशी कीड़ों की ज्यादा जरूरत नहीं थी। ऐसे में अगर लॉन परिवार ने जीवित सम्राट बख्तरबंद मार्शल गॉड कीड़ों के बदले व्यापार करने के लिए कहा तो उसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। लिन युआन को लगा कि यह बहुत संभव है कि 12 सम्राट बख्तरबंद मार्शल देवता कीटों द्वारा खींची जाने वाली एक फी गाड़ी पर सवारी करने का उसका विचार सफल हो जाएगा। लिन युआन सम्राट बख्तरबंद मार्शल भगवान कीट को इतनी बुरी तरह से चाहता था क्योंकि उसने लैनकिन के परी अवलोकन कक्ष की दीवार पर एक फील्ड गाइड देखा था। दीवार पर लगे चित्र में सम्राट बख्तरबंद मार्शल भगवान कीट को दर्शाया गया था, जिसका कवच पीछे की ओर बढ़ रहा था और उसकी पीठ पर 3 जटिल कवच सेट बन रहे थे। तीनों कवच खुलने की प्रक्रिया में थे और 3 पंखों के सेट जैसे दिख रहे थे। सम्राट बख्तरबंद मार्शल भगवान कीट नरसंहार के एक अपराजित 6 पंख वाले दूत की तरह लग रहा था। सम्राट बख्तरबंद मार्शल भगवान कीट की युद्ध शक्ति परिगाड़ी की रक्षा करने और उसकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी। आखिरकार सबसे अच्छा बचाव तो दुश्मनों का तत्काल विनाश ही था। लिन युआन ने अपना सिर उठाकर चंद्र महारानी की ओर देखा और उसके मोती जैसे दांत दिखाई दिए। मास्टर, मुझे आकाश की खुशबू वाली सुंदर तितलियां बहुत पसंद हैं। लिन युआन की बात सुनकर चंद्र महारानी का मूड काफी बेहतर हो गया और उन्हें एक गुरु की तरह अपने शिष्य की देखभाल करने की खुशी महसूस हुई। चंद्र महारानी और लिन युआन के बीच कुछ देर और बातचीत होने के बाद वह मिस्टिक मून और कोल्ड मून के साथ वहां से चली गईं और मूनबीम ट्रेजर पैगोडा में प्रवेश कर गईं, जिसे सफेद और हल्के हरे रंग के विशाल सांपों द्वारा खींचा जा रहा था। जैसे ही लिन युआन ने फ्रीजिंग मून पैगोडा गाड़ी को दूरी में गायब होते देखा, वह हिडन मून पवेलियन की ओर मुड़ा ताकि वह 72वीं से 87वीं मंजिल तक के सभी युद्ध कौशल और लड़ाई की रणनीतियों को रिकॉर्ड कर सके। हिडन मून पवेलियन में दर्ज युद्ध कौशल और लड़ाई की रणनीतियों की तुलना स्टार वेब पर उपलब्ध सार्वजनिक कौशल और रणनीति से नहीं की जा सकती थी। छिपे हुए चंद्रमा मंडप में दर्ज सभी युद्ध कौशल और लड़ाई की रणनीतियां आत्मा क्यूई जागृति के युग से पहले से पारित की गई थीं। जब आत्मा क्यू जागृति आई तो कई युद्ध कौशल और लड़ाई की रणनीतियां समय के साथ खो गईं। हिडन मून पवेलियन के अलावा दुनिया में कोई अन्य स्थान नहीं था जहां युद्ध कौशल और लड़ाई की रणनीतियों का इतना व्यापक संग्रह एकत्र किया गया हो। लिन युआन बिना किसी समस्या का सामना किए हिडन मून पवेलियन की 72वीं मंजिल पर गया और जीनियस को बुलाया। युआन ने कहा, जीनियस, हमें आज के अंत तक सभी 15 मंजिलों के युद्ध कौशल और लड़ाई की रणनीतियों को रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जीनियस ने प्राचीन पुस्तकों से भरी सैकड़ों अलमारियों को देखा और म्याऊं म्याऊं करते हुए कहा, मैं चीज़ों को जल्दी याद कर सकता हूं, लेकिन मैं इन पुस्तकों को उतनी जल्दी नहीं पढ़ सकता। जीनियस को लगा कि उसके नन्हे पंजे एक दिन में 20 किताबें नहीं पढ़ पाएंगे, सैकड़ों तो दूर की बात है। लिन युआन ने जीनियस के सिर की मालिश की और एक शेल्फ पर रखे बॉक्स से स्टार वेब कार्ड निकाला। यद्यपि हिडन मून पवेलियन की सारी जानकारी पुस्तकों में प्रस्तुत की गई थी, फिर भी स्टार वेब पर एक बैकअप सेट भी संग्रहित किया गया था।
स्टार वेब कार्ड को देखकर जीनियस की आंखें चमक उठीं और उसने बच्चों जैसी आवाज में कहा, भले ही स्टार वेब पर जानकारी की 10 गुना अधिक खदानें हों, मुझे ये सब याद रखने और व्यवस्थित करने के लिए केवल आधे घंटे की आवश्यकता होगी। लिन युआन और जीनियस ने अलमारियों पर रखे सभी स्टार वेब कार्ड निकालने शुरू कर दिए। जीनियस ने स्टार वेब पर लॉग इन किया और पुस्तकों में मौजूद सभी युद्ध कौशल और लड़ाई की रणनीतियों को तेजी से याद कर लिया। जीनियस द्वारा सभी 15 मंजिलों की जानकारी याद करने के बाद लिन युआन ने फिर से मसल हाइपोथाइमस या घास का इस्तेमाल किया। लिन युआन के शरीर की हर मांसपेशी हाइपर मेमोरी अवस्था में चली गई, जिससे जीनियस के कनेक्टेड टेल्स के साथ 15 मंजिलों की किताबों में दर्ज सभी युद्ध कौशल और लड़ाई की रणनीतियों को याद किया जा सका। लिन युआन अति स्मृति अवस्था से उबर गया और आधे घंटे बाद उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। लिन युआन ने ब्लैकी के आत्मा सार विस्फोट को सक्रिय किया और लिन युआन की मुट्ठी के ऊपर उग्र आत्मा क्यूई की एक गेंद प्रकट हुई। उन्होंने महसूस किया कि सभी जटिल युद्ध कौशल और लड़ाई की रणनीतियों को सीखने के बाद उनके शरीर की मांसपेशियों पर इतना अच्छा नियंत्रण था कि यह लगभग जादुई था। इससे लिन युआन का आत्मा सार विस्फोट पर नियंत्रण और भी बढ़ गया। शरीर में मांसपेशियां और आत्मा क्यूई एक दूसरे को सहारा देते थे। लिन युआन ने अंततः आत्मा सार विस्फोट की शक्ति को अपनी शक्ति के साथ पूरी तरह से संयोजित कर लिया था और इससे उसे युद्ध के दौरान आत्मा सार विस्फोट का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने और सबसे अधिक विस्फोटक क्षति उत्पन्न करने की अनुमति मिल गई। गार्डिये बैंक्वेट के मार्शल आर्ट स्टेज पर जीत के लिए लिन युआन का तुरुप का पत्ता ये होगा। जब लिन युआन हवेली में लौटने वाला था तो लियू जी, जो आत्मा रक्षकों की भूमि पर रह रहा था, ने अपनी आंखें खोलीं। लियू जी ने सबसे पहले नाइट लीनिंग मून को देखा जो उस पर पहरा दे रहा था। लियू जी ने जल्दी से कहा, मास्टर, मेरी कीट रानी ने 7 कीट प्रजातियों के कार्सिनोमा फे को खा लिया है और उन्हें फिर से बनाने के लिए उसके जीन का इस्तेमाल किया है। अब मैं 7 कीट प्रजातियों के कार्सिनोमा फे को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकता हूँ। लियू जी आश्चर्य से आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। एक दुर्गम बाधा को पार करने के बाद उन्हें वास्तव में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। लिन युआन ने जिस कीट रानी को बचाया था वह ब्लेड रानी मधुमक्खी के आध्यात्मिक जहर को अवशोषित करने के बाद एक लाभप्रद दिशा में उत्परिवर्तित हो गई थी। उसने वास्तव में ब्लेड रानी मधुमक्खी की सभी क्षमताएं प्राप्त कर ली थीं और ब्लेड कीड़ों को नियंत्रित कर सकती थी। हालांकि कीट रानी द्वारा नियंत्रित ब्लेड कीड़े ब्लेड रानी मधुमक्खी द्वारा नियंत्रित किए गए कीड़ों से भिन्न थे। ब्लेड वर्म सिर्फ एक सामान्य शब्द था। कीट रानी इस आध्यात्मिक जहर से किसी भी कीट प्रजाति के कार्सिनोमा फे को नियंत्रित कर सकती थी, यहाँ तक कि ब्लेड क्वीन मधुमक्खी को भी। ब्लेड क्वीन मधुमक्खी जैसे कार्सिनोमा फे को किसी भी युद्ध भूमि पर विनाशकारी इकाई के रूप में वर्णित किया जाएगा और कीट रानी ने ऐसी 8 प्रकार की विनाशकारी इकाइयों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। नाइट लीनिंग मून ने सिर हिलाया। शॉल ने उसका चेहरा छिपा लिया था, लेकिन उसकी निगाहों से यह स्पष्ट था कि वह लियू जी के विकास से विस्मित थी। मैंने आपको जो योजना बताई थी उसे आखिरकार अंजाम दिया जा सकता है। इस कीट रानी ने 7 कीट प्रजातियों के कार्सिनोमा फे बनाए हैं और ब्लेड रानी मधुमक्खी को मिलाकर अब आपके नियंत्रण में 8 कीट प्रजातियों के कार्सिनोमा फे हैं। हालांकि ये तो बस एक शुरुआत है। हजारों सालों में, खास तौर पर स्पिरिट क्यू थिनिंग अवधि के दौरान, स्पिरिट गार्ड्स ने 1000 से ज्यादा तरह के कीट प्रजातियों के कार्सिनोमा फे एकत्र किए थे। जब आपकी कीट रानी को अधिक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी तो मैं आपके लिए कुछ कीट प्रजाति कार्सिनोमा फे चुनूंगी। अब से आप कीट रानी का उपयोग अधिक कीट प्रजाति कार्सिनोमा फे को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं और उनमें से प्रत्येक को एक अद्वितीय हथियार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। आपकी कीट रानी एक शस्त्रागार बन जाएगी जो इन हथियारों को संग्रहित करती है। लेकिन आपको अपने पवित्र स्रोत जीवन रूप का उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में ही करना चाहिए। लियू जी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और जवाब दिया, चिंता मत करो मास्टर, मैं गार्डिये बैंक्वेट के मार्शल स्टेज के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। मैं वह व्यक्ति नहीं था जो आर्ट स्टेज, मार्शल स्टेज और मार्शल आर्ट स्टेज आयोजित करना चाहता था। वे पुराने साथी वे हैं जो देखना चाहते हैं कि शीर्ष गुटों की युवा पीढ़ी क्या करने में सक्षम है। आर्ट स्टेज के लिए पुरस्कार एक द्वीप व्हेल है जो अंडे से निकलने वाली है, नाइट लीनिंग मून ने कहा। जब उन्होंने सुना कि कला मंच के लिए पुरस्कार क्या था तो लियू जी का दिल धड़क उठा, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक द्वीप व्हेल जो अंडे से निकलने वाली थी पुरस्कार बन जाएगी। यहाँ तक कि आइलैंड व्हेल जैसी रणनीतिक श्रेणी की नाव को भी सार्वजनिक रूप से परेड कराया जाता था और यह स्पष्ट था कि कला मंच के लिए प्रतिस्पर्धा कितनी कड़ी थी। कला मंच के समानांतर मार्शल स्टेज का पुरस्कार भी कम प्रभावशाली नहीं था। नाइट लीनिंग मून ने आगे कहा कि लियू जी को मार्शल आर्ट स्टेज के लिए पुरस्कार का अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी, जो आर्ट स्टेज और मार्शल स्टेज से भी ज्यादा प्रतिष्ठित था। मार्शल स्टेज के लिए पुरस्कार एक कस्टम मेड हथियार बनाने का मौका है। हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पवित्र स्रोत जीवन रूप कम से कम 4 स्टार होगा, लेकिन 6 स्टार से ज्यादा नहीं होगा और इसे बांध सम्राट द्वारा प्रायोजित किया जाएगा।
मार्शल आर्ट स्टेज के पुरस्कार के लिए यह एक पवित्र स्रोत जीवन रूप और रेडियंट लाइट का आदेश होगा। लियू जी ने तेजी से सांस ली और वह खुद को रोक नहीं सका, लेकिन चिल्लाया, दीप्तिमान प्रकाश का आदेश। मार्शल स्टेज और आर्ट स्टेज के लिए पुरस्कारों ने पहले ही लियू जी को आश्चर्यचकित कर दिया था, लेकिन ऑर्डर ऑफ रेडियंट लाइट के बारे में उनकी भावना की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। लियू जी को लगा कि रेडियंट लाइट का ऑर्डर पवित्र स्रोत जीवन रूप से भी ज्यादा मूल्यवान है। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि यह किसी व्यक्ति की शक्ति को पवित्र स्रोत जीवन रूप की तरह बढ़ा सकता है। रेडियंट लाइट का आदेश धातु आध्यात्मिक अवयवों से बना एक आदेश था और इसका अपना कोई उपयोग नहीं था। हालांकि इसका प्रतीकात्मक महत्व असाधारण था क्योंकि यह रेडियंस दूतों से जुड़ा हुआ था। रेडियंस दूतों को न केवल रेडियंस 100 सीक्वेंस से चुना जाता था, बल्कि उन लोगों को भी चुना जाता था जो रेडियंट लाइट ऑर्डर के धारक थे। पिछली पीढ़ी के 5 सदस्यों में से अगली पीढ़ी के जिन लोगों के पास रेडियंट लाइट का ऑर्डर था, उन्हें रेडियंस दूत बनने के लिए आवेदन करने का अधिकार दिया गया। रेडियंट लाइट का आदेश शाही दरबार से आया था और रेडियंस दूतों की प्रत्येक पीढ़ी को रेडियंट लाइट के 10 आदेश दिए जाने थे। पिछले 5 वर्षों में रेडियंट लाइट्स के 10 ऑर्डर में से 9 ऑर्डर वर्तमान पीढ़ी के संभावित रेडियंस दूतों को दिए गए हैं। गार्डिए बैंक्वेट के मार्शल आर्ट स्टेज के चैंपियन को दिया जाने वाला ऑर्डर ऑफ रेडियंट लाइट 10वां और अंतिम ऑर्डर होगा। इसका मतलब यह था कि मार्शल आर्ट स्टेज के चैंपियन को रेडियंस दूत बनने का मौका मिला। रेडियंट लाइट का ऑर्डर प्राप्त करने के एक से अधिक लाभ थे। भले ही रेडियंट लाइट का ऑर्डर प्राप्त करने वाला व्यक्ति रेडियंस दूत न बन पाए, लेकिन वे एक विशेष 10 सदस्यीय समूह में शामिल हो सकेंगे जो रेडियंस राइडर्स टीम के रूप में जाने जाने वाले 5 रेडियंस दूतों की रक्षा करेगा। जब लियू जी को पता चला कि गार्डिए बैंक्वेट में मार्शल आर्ट स्टेज होगा, तो उसने सहज रूप से लिन युआन के बारे में सोचा था। लियू जी जितने लोगों को जानते थे, उनमें लिन युआन सबसे प्रभावशाली सृजन मास्टर और लड़ाकू श्रेणी की आत्मा क्यूई पेशेवर थे। हालांकि उन्होंने ये भी महसूस किया कि गार्डिए बैंक्वेट का आयोजन बहुत जल्दी किया जा रहा है। यदि गार्डिए भोज 1 वर्ष बाद आयोजित किया जाता, तो ऑर्डर ऑफ रेडियंट लाइट और पवित्र स्रोत जीवन रूप दोनों लिन युआन के अलावा किसी और के नहीं होते। इस साल लिन युआन ने पहले ही रेडियंस 100 सीक्वेंस के लिए प्रयास करने का फैसला कर लिया था। लिन युआन की शक्ति को देखते हुए उसके लिए रेडियंस 100 सीक्वेंस के सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाना आसान होगा। रेडियंस दूत चयन से पहले रेडियंस 100 अनुक्रम के शीर्ष 10 अनुक्रमों को रेडियंस दूत बनने का मौका मिलेगा। उस समय रेडियंस 100 सीक्वेंस में से कोई भी अपनी शक्ति नहीं छिपा पाएगा और वे निश्चित रूप से एक दूसरे के साथ एक भयंकर युद्ध में संलग्न होंगे। इससे अनुक्रम अव्यवस्थित हो जाएगा। पिछले रेडियंस एओए चयनों में अंक संचय परीक्षा पद्धति अपनाई गई थी तथा सबसे अधिक अंक पाने वाले शीर्ष 5 आवेदक रेडियंस एओए बन जाते थे। यदि रेडियंट लाइट के ऑर्डर का उपयोग नहीं किया गया था और कोई रेडियंस 100 सीक्वेंस के शीर्ष 10 सीक्वेंस में से एक होने के कारण रेडियंस एनवॉय चयन के लिए पात्र हो गया था, तो रेडियंट लाइट का ऑर्डर रेडियंस एनवॉय चयन की शुरुआत में 100 अंकों के बराबर होगा। इससे उन सभी को बढ़त मिलेगी जिनके पास रेडियंट लाइट का ऑर्डर था। यदि लिन युआन इस अवसर से चूक गया तो ये बहुत बड़ी बर्बादी होगी। चूंकि लियू जी को अब नाइट लीनिंग मून की निगरानी की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसने स्पिरिट गार्ड्स की भूमि को छोड़कर मिडनाइट पैलेस की ओर जाने की तैयारी कर ली। चूंकि नाइट लीनिंग मून गार्डिए बैंक्वेट का आयोजक था, इसलिए वह पहले ही देर हो चुकी थी। हालांकि गार्डिए भोज में अभी भी कुछ दिन बाकी थे, लेकिन आज चर्चा और तैयारी करने का दिन था। अब तक शेफ सुप्रीम, जो हमेशा सबसे अंत में पहुंचते थे, को भी मिडनाइट पैलेस पहुंच जाना चाहिए था। जैसे ही नाइट लीनिंग मून जाने के लिए मुड़ी, लियू जी ने उसे रोकने के लिए आवाज लगाई। वह लियू जी की ओर मुड़ी, जिन्होंने कहा, मास्टर, मैं गार्डिए भोज के दौरान स्पिरिट गार्ड्स का मानक मुखौटा पहनना चाहती हूँ। नाइट लीनिंग मून के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। गार्डिए भोज का उद्देश्य लियू जी को अपनी पहचान घोषित करने और सभी को ये बताने के लिए था कि वह किसका शिष्य है। इस प्रकार, यदि उन्होंने ऐसे आयोजन में मास्क पहना, तो गार्डिए बैंक्वेट के आयोजन का आधा अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। फिर भी नाइट लीनिंग मून ये बता सकता था कि लियू जी कोई प्रश्न नहीं पूछ रही थी या कोई अनुरोध नहीं कर रही थी। जिस क्षण लियू जी ने अपने होठों से पहला शब्द निकाला, वह दृढ़ निश्चयी हो गया। नाइट लीनिंग मून ने असमंजस में लियू जी से पूछा, क्यों? स्पिरिट गार्ड्स का मानक मुखौटा एक विशेष मुखौटा था जिसे स्पिरिट गार्ड्स मिशनों के दौरान दुश्मनों को उनकी उपस्थिति को अच्छी तरह से देखने से रोकने के लिए पहनते थे। इसने चेहरे की लगभग हर इंच त्वचा को ढक लिया। स्पिरिट गार्ड्स के मानक मुखौटे के भीतरी भाग में साउंड शार्क की त्वचा भी थी जो आवाज को बदल सकती थी। यदि लियू जी ने स्पिरिट गार्ड्स का मानक मुखौटा पहना होता, तो जो लोग उसकी आवाज से बहुत परिचित थे, वे भी यह नहीं बता पाते कि यह वही है। इसलिए नाइट लीनिंग मून लियू जी के ऐसा करने के कारण के बारे में बहुत उत्सुक था। लियू जी ने धीरे से अपना हाथ उसकी छाती पर लगे क्लास 2 क्रिएशन मास्टर शिखा पर रखा। जब उसने ये क्रिया देखी, तो नाइट लीनिंग मून तुरंत समझ गई कि लियू जी क्या सोच रही थी।
मास्टर, मैं लिन युआन का अनुचर शूरवीर हूँ और वह गार्ड ये भोज में भाग लेगा। मैं अपनी पहचान बताने से पहले उससे ज़्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता। लियू जी के शब्द सरल थे, लेकिन उन्होंने नाइट लीनिंग मून को ऐसा एहसास कराया जैसे वह समय में यात्रा कर रही हो। चंद्र महारानी और मैं बिल्कुल ऐसे ही थे। मैं बस यही चाहता था कि चुपचाप उनके पीछे खड़ा रहूं और उनकी रक्षा करूं। लेकिन उन्होंने मुझे नहीं चुना। उन्होंने मिस्टिक मून को चुना। मेरा शिष्य मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली है। नाइट लीनिंग मून ने आह भरी और बस इतना कहा, ठीक है। वह मुड़ी, दरवाजे से बाहर चली गई और अनंत रात्रि की तरह धधकती दोपहर की रोशनी में गायब हो गई। अल्पविराम। जब लिन युआन हवेली में वापस लौटा तो वहां उसे कोई काम नहीं करना था। कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड या सिब्लिस कबीले से कोई खबर नहीं थी। हालांकि उनके बीच अभी भी व्यापार समझौता था, फिर भी सन निंगजियांग भी लिन युआन से पहले की तरह संपर्क नहीं कर रहा था। चूंकि कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड एक शीर्ष गुट था, इसलिए उन्हें गार्ड ये बैंक्वेट में उपस्थित रहना होगा। सन परिवार में केवल 3 मुख्य सदस्य बचे थे। ये देखते हुए कि सन निंगजियांग को कांस्य लीजेंड मसल ग्रोथ कैमेलिया की आवश्यकता थी, उसकी दादी की चोटों ने निश्चित रूप से उसे गार्ड ये भोज में भाग लेने के लिए रॉयल कैपिटल की यात्रा करने से रोक दिया। सन निंगजियांग का भाई अभी भी युवा और अनजान था। इस प्रकार सुन निंगजियांग को अकेले ही गार्ड ये भोज में भाग लेना चाहिए। चूंकि भेड़िए वर्तमान में कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, इसलिए उसे गार्ड ये बैंक्वेट में निश्चित रूप से कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। लिन युआन के पास एक व्यापारिक सौदा था जिसे वह गार्ड ये भोज में चंद्र महारानी के शिष्य के रूप में सुन निंगजियांग के सामने प्रस्तावित करना चाहता था। पूछने के लिए लांग परिवार से संपर्क नहीं किया था। उन्होंने आकाशीय सुगंध सौंदर्य तितलियों और मृत गतिमान स्रोत जल से निकले 12 जल गेंदों का भी ठीक से अध्ययन नहीं किया था। लिन युआन ने इन मामलों को गार्ड ये भोज के बाद तक टालने का फैसला किया। लेकिन खगोलीय संसद की साप्ताहिक संसदीय बैठक फिर भी हुई। लिन युआन और वेन यू इस संसदीय बैठक को लेकर अधिक निश्चिंत हो सकते हैं। संसदीय बैठकों के बीच 7 दिन का अंतराल बहुत कम था और यिनलिन जैसी प्रभावशाली पृष्ठभूमि वाली व्यक्ति को एक सप्ताह में कई काम करने पड़ सकते थे। लेकिन बेई जू के लिए तो एक हफ्ता ही उड़ जाएगा। हो सकता है कि वह एक हफ्ते में शार्प शैडो बैट के साथ पूरी तरह से तालमेल भी न बिठा पाए। इस संसदीय बैठक में लिन युआन और वेन यू पहले की तरह ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसके बजाय वे यिन लिन और बेई जू को उनके नए जीवन की खुशियों और पिछले हफ्ते में उनके द्वारा अनुभव की गई चीज़ों के बारे में बात करते हुए सुनेंगे। यिन लिन और बेई जू ने उत्तर दक्षिण तारामंडल सीटों के साथ अनुबंध करने से पहले उन्हें खगोलीय संसद का सदस्य नहीं माना जाता था। इसलिए लियो सिंहासन के ठेकेदार के रूप में लिन युआन उनकी इच्छाशक्ति की जांच कर सकता था। लेकिन अब वे खगोलीय संसद के सदस्य थे क्योंकि उन्होंने एंड्रोमेडा और परसियस उत्तर दक्षिण तारामंडल सीटों के साथ अनुबंध किया था। सम्मान के संकेत के रूप में लिन युआन अब उनकी इच्छाशक्ति की जांच नहीं कर सकता था। पिछले सप्ताह यिन लिन और बेई जू के जीवन में जो कुछ हुआ था, उसे सुनकर लिन युआन और वेन यू को बहुत खुशी हुई। पिछले सप्ताह यिन लिन के अनुभव एक सपने की तरह थे और वह एक परी कथा की राजकुमारी की तरह थी जो अभी अभी एक अभिशाप से जागी थी। वह उसी क्षण सबसे अधिक उज्ज्वल हो गई थी जब वह जागी थी और उसने एक असली राजकुमारी की तरह अपना जीवन शुरू किया था। यिन लिन ने लिन युआन को यह भी बताया कि उसने किस प्रकार पशुवत पैटर्न को जागृत किया था। उसे यकीन था कि उसकी आत्मा सफ़ेद शेर और नीला बादल तेंदुए जानवर पैटर्न की जागृति का लिन युआन के साथ कुछ संबंध था। यद्यपि वह नहीं जानती थी कि लिन युआन ने उसे दृष्टि देने के लिए क्या किया था, वह जानती थी कि यह शक्ति उसके अंदर निष्क्रिय पशु पैटर्न को जगाने में मदद कर सकती है। लिन युआन यिन लिन के पशु पैटर्न के वर्णन से बेहद हैरान था और उसने उम्मीद नहीं की थी कि यिन लिन में 2 प्रकार की फी रक्त रेखाएं होंगी। जब फेय मिथक 2 तक पहुंचे तो वे मानव रूप में बदल सकते थे और मानव आत्मा क्यूई पेशेवरों के साथ परिवार शुरू कर सकते थे। चूंकि उनकी संतानें पशुवत पैटर्न को जागृत कर सकती थीं, इसलिए यिन लिन के पूर्वजों को सृजन नस्ल के प्राणी होना पड़ा। हालांकि फेय रक्तरेखाएं हमेशा हावी रहीं और विभिन्न फेय रक्तरेखाएं एक दूसरे का विरोध करती रहीं। ये ठीक उसी तरह था जैसे कि जब चिमी का विकास हुआ था तो उसकी मूल वंशावली ने लुवान प्रजाति की वंशावली के खिलाफ निश्चित रूप से क्रूरतापूर्वक लड़ाई लड़ी थी। इस प्रकार यिन लिन जैसी स्थिति में 2 पशु पैटर्न का उभरना दुर्लभ था। 2 अलग अलग पशु पैटर्न के जागरण का मतलब था कि 2 अलग अलग सृजन नस्ल के परियों की रक्तरेखाएं अनलॉक हो गई थीं। यद्यपि आत्मा क्यूई पेशेवरों के शरीर कमजोर होते थे जो अपने शरीर में दोनों पशु पैटर्न की शक्ति को बनाए नहीं रख सकते थे, वे अपने अनुबंधित फेय पर पशु पैटर्न को लागू करने में सक्षम होंगे जो कि पशु पैटर्न की रक्त रेखाओं की एक ही प्रजाति थे और फेय के विकास में सुधार करेंगे। यिन लिन ने अपनी आंखें और अपनी प्रतिभा एक साथ खोल ली थी और अब से उसका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। सिस्टम के अनुसार लिन युआन को एक प्रमुख मुख्य पात्र मिल गया था। अब उसे यिन लिन के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी।
लेकिन बेईजू के लिए जितना अधिक लिन युआन उसके अनुभवों को सुनता था उतना ही अधिक उसे लगता था कि कुछ गलत है। अंततः लिन युआन को पता चल गया कि समस्या कहाँ है। बेईजू खतरनाक भूमिगत दुनिया में हमेशा डायमंड फे भंडारण बॉक्स और स्पिरिट द्रव की 2 बोतलें साथ रखता था, लेकिन उसने इनमें से किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं किया। ये कार्य इतना मूर्खतापूर्ण था कि थोड़ा प्यारा भी था। हालांकि लिन युआन बेईजू को ऐसे सरल सामान्य ज्ञान को शब्दों में नहीं समझा सका। ये सामान्य ज्ञान जीवन में स्वाभाविक रूप से और धीरे धीरे सीखा गया था। अगर लिन युआन ने इसे बेईजू को समझाने की कोशिश की तो यह ऐसा होगा जैसे वह किसी बच्चे को सिखा रहा हो। ऐसी कई बातें थीं जिन्हें शुरू से ही समझाना पड़ा। यदि बेईजू को एक वस्तु के आधार पर स्पष्टीकरण दिया जाए तो वह और भी अधिक भ्रमित हो सकता है। भले ही उसने बेईजू को सिखाने की कोशिश की हो, लेकिन वेन यू की आधे घंटे की सीमा जिसके लिए वह खगोलीय संसद को बनाए रखने में सक्षम थी, वह भी पर्याप्त नहीं होगी। ये संभावना थी कि बेईजू को सभी सामान्य ज्ञान हासिल करने में 6 महीने लगेंगे। किसी भी विकल्प के बिना लिन युआन केवल कुछ कानूनों का उपयोग करके कुछ पुस्तकों को ला सकता था जिसमें बुनियादी ज्ञान, फे ग्रेड और गुण, इच्छाशक्ति रून, डायमंड फे स्टोरेज बक्से और उनके उपयोग, आत्मा क्यूई पेशेवरों, फे और क्रिएशन मास्टर्स के बीच संबंध शामिल थे। लिन युआन को इन पुस्तकों को स्थानांतरित करने के लिए काफ़ी कानूनों का पालन करना पड़ा। ये सचमुच सच है कि दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज़ ज्ञान है। फिर भी लिन युआन ने महसूस किया कि बेईजू को यह ज्ञान प्रदान करना आवश्यक था। जो व्यक्ति शीर्ष पर पहुंचने के लिए संघर्ष करना चाहता था, वह कठिनाइयों से नहीं बल्कि अनजान बने रहने से डरता था। लिन युआन बेईजू को यह बुनियादी ज्ञान समझाकर उसकी विस्मृति की दीवार को हटाना चाहता था। कुछ दिन और बीत गए और गार्ड ये बैंक्वेट उन पर हावी हो गया। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने कानून स्रोत क्रिस्टल की सारी ऊर्जा को अवशोषित करने की पूरी कोशिश की थी और कानून क्रिस्टल का ढेर उत्पन्न किया था। उत्पादित कानूनी क्रिस्टल की संख्या ने एक बोरी भर दी और लिन युआन ने उन सभी को अंतहीन ग्रीष्मकाल में भेज दिया ताकि यह मिथक 3 के शिखर तक विकसित हो सके। लेकिन शिखर मिथक 3 तक विकसित होने और शुद्ध विधि शक्ति के साथ बड़ी संख्या में विधि क्रिस्टल को अवशोषित करने के बाद भी अंतहीन ग्रीष्मकाल अभी भी क्रिएशन ब्रीड तक विकसित नहीं हुआ था। मिथक 3 और क्रिएशन ब्रीड फे को अलग करने वाले गड्ढे में अनगिनत फे फंस गए थे और इससे उबरना बहुत मुश्किल था। लिन युआन ने पहले ही एंडलेस समर को उसकी अपेक्षा से अधिक कानूनी क्रिस्टल प्रदान कर दिए थे, लेकिन चूंकि उसके पास इतनी बड़ी मात्रा में कानून स्रोत क्रिस्टल थे जो एंडलेस समर के उपयोग का समर्थन कर सकते थे, लिन युआन को बस इतना करना था कि वह एंडलेस समर को गड्ढे को पार करने में मदद करने के लिए लगातार कानून क्रिस्टल प्रदान करता रहे। शुद्ध कानूनी क्रिस्टल प्रदान करने के अलावा पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट में इतने सारे कानून एकत्रित थे कि जिस दुनिया को वह चित्रित करती थी वह लगभग वास्तविक थी। लिन युआन ने गहरी सांस ली और अपने आप में सोचा, मेरी उम्मीद के मुताबिक गार्ड ये बैंक्वेट से पहले एंडलेस समर क्रिएशन ब्रीड में विकसित नहीं हुआ है। मुझे आश्चर्य है कि क्या पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट पर डार्क डेथ लॉ गार्ड ये बैंक्वेट से पहले सफलतापूर्वक डार्क डेथ वर्ल्ड में तब्दील हो पाएगा। लिन युआन ने पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को आदेश दिया, रानी, आपने जो भी कानून स्रोत ऊर्जा अवशोषित की है उसे मिथक 3 डार्क डेथ लॉ में इंजेक्ट करें। कानून से दुनिया तक। जब लिन युआन ने पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को आदेश जारी किया तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की बजाय तपस्या झलक रही थी। जैसे जैसे अंतहीन ग्रीष्मकाल ने अधिक से अधिक कानूनी क्रिस्टल का उपयोग किया, उसने लिन युआन को बताया कि हालांकि उसने पहले से ही मिथक नस्ल से सृजन नस्ल तक के विकास में पार करने के लिए एक अत्यंत उच्च बाधा का अनुमान लगाया था, फिर भी उसने कठिनाई को कम करके आंका था। हालांकि एंडलेस समर को मिथ 3 में विकसित हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन इसकी नींव अनुभवी मिथ 3 फेज की तुलना में काफ़ी कमज़ोर थी। हालांकि एंडलेस समर के डबल कोर ने इसकी कमी को पूरा करने में मदद की। अपनी प्रतिभा को देखते हुए एंडलेस समर को केवल संसाधन एकत्रित करते रहना था और अंततः उसके पास विश्व निर्माण के परीक्षण को पार करने और क्रिएशन ब्रीड में विकसित होने के लिए पर्याप्त संसाधन होंगे। प्रतिभाशाली एंडलेस समर ने पिछले कुछ दिनों में लिन युआन के लगभग 3000 लॉ क्रिस्टल का उपयोग कर लिया था, तथा यदि पिछले लॉ क्रिस्टल को भी शामिल कर लिया जाए तो ये राशि 4000 से अधिक हो जाएगी। यहाँ तक कि लॉ क्रिस्टल्स के समुद्र के निवेश के बाद भी एंडलेस समर ने अभी भी क्रिएशन ब्रीड में सफलता का कोई संकेत नहीं दिखाया। आधार के रूप में अंतहीन ग्रीष्म ऋतु के उदाहरण का उपयोग करते हुए पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट पर डार्क डेथ लॉ को डार्क डेथ वर्ल्ड में बदलने के लिए लिन युआन के अनुमान से कहीं अधिक समय लगेगा। इस विचार से लिन युआन का मूड खराब हो गया। गार्ड ये बैंक्वेट में कला मंच, मार्शल स्टेज और मार्शल आर्ट मंच पर केवल एक व्यक्ति को एक कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति दी गई। डार्क डेथ वर्ल्ड के बिना भले ही लिन युआन ने मसल हाइपोथैलेमस ग्रास का उपयोग करके मार्शल आर्ट विशेषज्ञों को पीछे छोड़ दिया हो और स्पिरिट एसेंस एक्सप्लोजन का उपयोग करके डायमंड एक्स फैंटेसी वीफे के समान क्षति उत्पन्न कर सकता हो, वह विश्वास के साथ नहीं कह सकता था कि वह मार्शल आर्ट स्टेज पर विजयी हो पाएगा।
यदि गार्डे बैंक्वेट से पहले डार्क डेथ वर्ल्ड में तब्दील नहीं हुआ, तो लिन युआन ने फैसला किया कि वह मार्शल आर्ट स्टेज को छोड़ देगा और इसके बजाय आर्ट स्टेज पर अपनी नज़रें टिकाएगा। हालांकि अगर लिन युआन को कला मंच जीतना है तो उसे अभी भी एक जुआ खेलना होगा। यदि कला मंच में संयोगवश फेयर ग्रेड का विकास शामिल होता तो लिन युआन असहाय होता। हालांकि गार्डे बैंक्वेट का कला मंच निश्चित रूप से सृजन मास्टर्स को आत्मा तरल पदार्थ बनाने के लिए एक अविचलित वातावरण प्रदान करेगा। सृजन मास्टर्स आत्मा तरल पदार्थ बनाते समय अपने फे को सहायता के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब ये था कि लिन युआन अभी भी जीनियस को साथ ला सकता था। यद्यपि जीनियस अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग ग्रेड 3 स्पिरिट द्रवों को तैयार करने के लिए कर सकता था, फिर भी उसे अभी तक यह महारत हासिल नहीं थी कि वह अपनी आत्मा का उपयोग ग्रेड 4 स्पिरिट द्रवों को तैयार करने के लिए कैसे करे। रेडियंस फेडरेशन में युवा पीढ़ी के लोगों की उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए थी। इसका मतलब यह था कि शीर्ष गुटों के सभी क्रिएशन मास्टर्स जो 30 साल से कम उम्र के थे, वे आज स्टेज में भाग ले सकते थे। 30 वर्ष की आयु से पहले क्लास 4 क्रिएशन मास्टर बनना कठिन हो सकता है, लेकिन क्लास 3 क्रिएशन मास्टर बनना संभव है। लांगताओ केवल 26 वर्ष का था, लेकिन वह पहले से ही क्लास 3 क्रिएशन मास्टर था। उनकी प्रतिभा को देखते हुए ये लगभग निश्चित था कि वे 30 वर्ष की आयु से पहले ही श्रेणी 3 के शीर्ष क्रिएशन मास्टर बन जाएंगे। अन्य शीर्ष गुटों के सृजन मास्टरों की युवा पीढ़ी निश्चित रूप से लॉन्गताओ से अधिक प्रतिभाशाली नहीं थी, लेकिन वे समान रूप से प्रतिभाशाली हो सकते थे। महानों की इस लड़ाई में क्लास 3 क्रिएशन मास्टर के रूप में जीनियस की क्षमता प्रभावशाली होने से कोसों दूर थी। इसके अलावा बांस सम्राट और शेफ सुप्रीम दोनों के शिष्य थे जो आयु वर्ग के भीतर थे और लॉन्गताओ की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। लिन युआन ने महसूस किया कि उसके कंधों पर दबाव भारी हो गया है। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने लिन युआन का आदेश प्राप्त करने के बाद से ही कानून स्रोत क्रिस्टल को अवशोषित करना बंद कर दिया था। जैसे ही उसने 4000 से अधिक विधि स्रोत क्रिस्टलों की शक्ति को महसूस किया जिन्हें उसने अवशोषित कर लिया था, पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने अपने भीतर उत्सुकता बढ़ती हुई महसूस की। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के लिए अपने सितारों को बढ़ाने का मुख्य तरीका कानून स्रोत क्रिस्टल के अंदर कानून शक्ति को अवशोषित करना और उसके स्कट पर कानूनों को मजबूत करने के लिए अंदर के स्रोत प्रकार की शक्ति का उपयोग करना था। पवित्र स्रोत चलाने वाली रानी ने बहुत सारी स्रोत शक्ति को अवशोषित कर लिया था, लेकिन लिन युआन ने उसे इसका उपयोग न करने के लिए कहा था, जिसका अर्थ था कि उसके सितारे अभी तक नहीं बढ़े थे। डार्क डेथ लॉ को विकसित करने के लिए बड़ी मात्रा में स्रोत प्रकार की शक्ति की आवश्यकता होगी। इससे पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की शक्ति और सितारे भी बढ़ेंगे। पवित्र स्रोत चलाने वाली रानी की स्कट से स्रोत प्रकार की शक्ति उसके पूरे शरीर में फैल गई थी और उसकी पीली त्वचा चमक उठी थी। स्कट पर दर्शाया गया विश्व का सबसे ऊंचा क्षेत्र डार्क डेथ लॉ और डेथ ड्रीम लॉ से बना है। इन दो अलग अलग अंधकार में प्रकार के कानूनों ने बादलों से भरे काले आकाश का निर्माण किया, जो पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के स्कट पर मुरझाई हुई मृत्यु और घबराहट से भरा था। इस समय पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कट पर ज्वलंत दुनिया में डार्क डेथ लॉ से बना नाइट कैलेमिटी क्रो स्रोत प्रकार की शक्ति के साथ उलझ गया था। स्रोत प्रकार की शक्ति लगातार नाइट कैलेमिटी कौवे के शरीर में प्रवाहित होती रही और उसके शरीर में आभा का विस्तार होता रहा। इससे स्वप्नभक्षी चमगादड़ और रात्रि विपत्ति कौवे के बीच स्थिति में परिवर्तन हुआ। दोनों के बराबर प्रतिस्पर्धा करने के बजाय रात्रि आपदा कौवा शिकार कर रहा था, जबकि स्वप्नभक्षी चमगादड़ भाग रहा था। जैसे जैसे रात्रि आपदा कौवा अपने शरीर में बढ़ती हुई स्रोत प्रकार की शक्ति के साथ अधिक शक्तिशाली होता गया, स्वप्नभक्षी चमगादड़, जो मृत स्वप्न कानून से बना था, उस पर हमला होने पर भी लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। स्वप्नभक्षी चमगादड़ के पास समुद्र की ओर उड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। समय बीतता गया और पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने अपने द्वारा संचित की गई स्रोत प्रकार की शक्ति का उपयोग जारी रखा। प्रत्येक गुजरते मिनट के साथ लगभग 50 स्रोत प्रकार के क्रिस्टलों की शक्ति का उपयोग किया गया और उसे नाइट कैलेमिटी क्रो में इंजेक्ट किया गया, जो डार्क डेथ लॉ से बना था। 1 घंटा बीत गया और 3000 से अधिक विधि स्रोत क्रिस्टलों से प्राप्त स्रोत प्रकार की शक्ति के परिणामस्वरूप रात्रि आपदा कौवे की आभा अपने चरम पर पहुंच गई। नाइट कैलामिटी क्रो एक मजबूत गुब्बारे की तरह था और इसकी शक्ति का स्रोत हवा थी। ये गुब्बारा अब और हवा नहीं ले सकता था। लिन युआन जानता था कि उसे रात्रि आपदा कौवे में अधिक स्रोत प्रकार की शक्ति डालने की जरूरत है ताकि वह उस दुर्गम बाधा को पार कर सके। एक बार बाधा पार कर लेने पर नाइट कैलेमिटी क्रो डार्क डेथ वर्ल्ड बन जाएगा। डार्क डेथ लॉ की स्थिति को समझने के बाद लिन युआन ने पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को आदेश दिया, 500 लॉ सोर्स क्रिस्टल से स्रोत प्रकार की शक्ति को डार्क डेथ लॉ में इंजेक्ट करें। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने हिचकिचाते हुए कहा, मास्टर, मुझे लगता है कि डार्क डेथ लॉ पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। मुझे लगता है कि कुछ 100 लॉ सोर्स क्रिस्टल से मिलने वाली स्रोत प्रकार की शक्ति डार्क डेथ लॉ को डार्क डेथ वर्ल्ड में बदलने का कारण नहीं बनेगी।
लिन युआन ने धीमी आवाज में दृढ़ता से कहा, बस 500 लॉ सोर्स क्रिस्टल से स्रोत प्रकार की शक्ति का उपयोग करें। युआन ने कुछ देर रुकने के बाद कहा, वास्तव में, बस आगे बढ़ो और 700 लॉ सोर्स क्रिस्टल से स्रोत प्रकार की शक्ति का उपयोग करो। वह एंडलेस समर के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। एंडलेस समर के अनुसार कानूनों को दुनिया में रूपांतरित होने के लिए अधिक शक्ति को अवशोषित करने की आवश्यकता नहीं थी। अंतहीन ग्रीष्म को बड़ी संख्या में विधि क्रिस्टल की आवश्यकता थी, इसलिए नहीं कि उसे अपने ज्ञानोदय कानून को मजबूत करने की आवश्यकता थी, बल्कि इसलिए कि उसे ज्ञानोदय कानून के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करने के लिए शुद्ध कानूनी शक्ति की आवश्यकता थी, ताकि वह सृजन नस्ल के लिए दरवाजा खोलने के लिए अपने ढांचे से अलग हो सके। चूंकि इसमें सफलता की आवश्यकता थी, इसलिए इसमें जितनी अधिक शक्ति होगी, सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। लिन युआन ने इसकी तुलना शौचालय को फ्लश करने से की। यदि कोई शौचालय जाम हो जाए तो उसमें सैकड़ों कप पानी डालने से भी उसे खोलने में मदद नहीं मिलेगी। लेकिन यदि 500 कप पानी एक साथ डाला जाए तो तेजी से बहने वाले पानी की उच्च मात्रा संभवतः शौचालय को खोलने में सक्षम होगी। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने लिन युआन के आदेश प्राप्त करने और उसके इरादे को समझने के बाद उसने संकोच करना बंद कर दिया और 700 कानून स्रोत क्रिस्टल से स्रोत प्रकार की शक्ति को संयोजित करके उसे नाइट कैलेमिटी क्रो में इंजेक्ट कर दिया, जो कि डार्क डेथ लॉ से बना था। इतनी बड़ी मात्रा में स्रोत प्रकार की शक्ति के प्रवाह के कारण रात्रि आपदा कौवे का शरीर फैल गया। जब रात्रि आपदा कौवे का शरीर अपनी सीमा तक फैल गया तो वह टुकड़ों में फट गया और हर दिशा में उड़ गया। जहां टुकड़े गिरे वहां काली परछायां छा गईं और अंतहीन अंधकार छा गया। अंधकार ने एक साथ मिलकर हत्या से भरी एक अंधेरी दुनिया बना दी। ये संसार पानी में स्याही की तरह फैल गया और ऐसा लग रहा था जैसे ये पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के स्कर्ट के हर इंच को निगल रहा हो। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना स्कर्ट हिलाना शुरू कर दिया। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के वस्त्र में अन्य कानून और इच्छा शक्तियां डार्क डेथ वर्ल्ड की ओर बढ़ीं, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि मेटावर्स की एक परत गायब थी जिसने डार्क डेथ वर्ल्ड को विस्तार करने से रोक दिया था। बल्कि इससे डार्क डेथ वर्ल्ड के लिए उन्हें अवशोषित करना आसान हो गया। जैसे ही डार्क डेथ वर्ल्ड इन कानूनों और इच्छाशक्ति को परिष्कृत करने वाला था, पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने अपना मुकुट उतार दिया और उसे स्कर्ट में दुनिया में फेंक दिया। स्कर्ट में एक विशाल मुकुट दिखाई दिया जिसने दुनिया के लगभग पूरे आकाश को घेर लिया था। मुकुट घूम गया और असीम शक्ति से चमक उठा, जिसने अंधकार में मृत्युलोक को अग्रभूमि में खींच लिया। जैसे ही मुकुट ने नव रूपांतरित डार्क डेथ वर्ल्ड को अपने में समाहित कर लिया, वह एक विशाल और शुद्ध काले रत्न में बदल गया जो मुकुट के एक खांचे में समा गया। वह काला रत्न इतना शुद्ध था कि वह पारदर्शी था और उसके अंदर घूमती हुई मृत्यु से भरी दुनिया को देखने के लिए एक नज़र ही पर्याप्त थी। डार्क डेथ वर्ल्ड के केंद्र में एक छोटा काला कौवा प्रकट हुआ और इस तरह फड़फड़ाने लगा जैसे वह डार्क डेथ वर्ल्ड का हृदय हो। जब लिन युआन ने यह देखा तो उसे पता चला कि मिथक 3 डार्क डेथ लॉ सफलतापूर्वक डार्क डेथ वर्ल्ड में बदल गया था। इसकी कीमत 3700 लॉ सोर्स क्रिस्टल से प्राप्त स्रोत प्रकार की शक्ति थी। डार्क डेथ लॉ के डार्क डेथ वर्ल्ड में विकसित होने के बाद पवित्र स्रोत चलाने वाली रानी के सितारे भी 1 स्टार से बढ़कर 2 स्टार हो गए थे। लिन युआन पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के 2 सितारों में विकास से खुश तो था, लेकिन थोड़ा निराश भी था। वह विधि स्रोत क्रिस्टलों और विधि क्रिस्टल के टुकड़ों पर नजर रख रहा था जिन्हें पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने अवशोषित कर लिया था। यद्यपि पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को अपने सितारे बढ़ाने में केवल 1 महीने का समय लगा था, लेकिन उसने लगभग 500 ग्राम लॉ क्रिस्टल के टुकड़े और 5000 लॉ स्रोत क्रिस्टल का उपयोग किया था। सौभाग्य से लिन युआन के पास लगातार गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती का उत्पादन करने के लिए ब्रोकेड जीथर था। अन्यथा लिन युआन की परियों ने स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती का उत्पादन किया था। उन्हें पवित्र स्रोत चलाने वाली रानी के लिए अपने सितारों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त मौलिक मोती का उत्पादन करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। लिन युआन को पूरा विश्वास था कि उसके 16,000 विधि स्रोत क्रिस्टल पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को कुछ समय तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त होंगे और उसे 4 सितारों तक विकसित करने और दूसरी क्षमता प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे। हालांकि उसके पास केवल 10,000 लॉ सोर्स क्रिस्टल बचे थे। पवित्र स्रोत चलाने वाली रानी के लिए केवल इनका उपयोग करके 3 सितारों तक विकसित होना मुश्किल होगा। लेकिन कम से कम डार्क डेथ लॉ डार्क डेथ वर्ल्ड तक विकसित हो गया था और लिन युआन की अपेक्षाओं में से एक को पूरा किया था। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी अपना मुकुट उठाए हुए काले रत्न को ध्यान से देख रही थी। ये बिल्कुल एंडलेस समर जैसा लग रहा था जब इसमें नई एक्सेसरीज खरीदी गई थीं। लिन युआन ने पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को देखा, जिसने 10 मिनट बाद भी मुकुट को अपने सिर पर वापस रखने का कोई संकेत नहीं दिखाया। वह अपने आप को रोक न सका और एक आह भर दी। लिन युआन को यह नहीं पता था कि अन्य पवित्र स्रोत जीवन रूपों का पोषण कैसे किया जाता है, लेकिन पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को विकसित करने के लिए इतने सारे विधि स्रोत क्रिस्टल और विधि क्रिस्टल टुकड़ों का उपयोग करने की प्रक्रिया उसे एक महंगे ड्रेसअप गेम की तरह लगी।
उसने पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की डार्क डेथ वर्ल्ड की प्रशंसा में बाधा नहीं डाली। इसके बजाय उसने अपनी आत्मा के माध्यम से डार्क डेथ वर्ल्ड को महसूस किया। लिन युआन के चेहरे पर खुशी और उत्साह झलक उठा। डार्क डेथ लॉ की शक्ति से लिन युआन को पता था कि मिथ ब्रीड फे के लिए क्रिएशन ब्रीड फे में विकसित होना क्यों मुश्किल था और क्रिएशन ब्रीड फे मिथ ब्रीड फे की तुलना में इतने अधिक शक्तिशाली क्यों थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि सृजन नस्लों ने दुनिया की ऐसी क्षमता प्राप्त कर ली थी जिसकी तुलना कानूनों की शक्ति से नहीं की जा सकती थी। लिन युआन ने डार्क डेथ वर्ल्ड की शक्ति का परीक्षण किया और उसके शरीर से एक भयानक रूप से भयावह शक्ति उभरी। यह एक अंधेरी दुनिया के प्रभुत्व जैसा था। उन्होंने देखा था कि पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के वस्त्र पर लिखे नियम परियों में विशेष शक्तियां उत्पन्न नहीं कर सकते थे, जैसे कि अंतहीन ग्रीष्म ऋतु का ज्ञानोदय नियम प्रत्येक 5 वर्ष में एक पौधे को ज्ञान प्रदान कर सकता था। रक्तबीज की माता का रक्त कानून सृजन मास्टर्स की सहायता के बिना अन्य परियों से सार रक्त निकाल सकता था। ये सभी कानून की विशेष योग्यताएं थीं। अब डार्क डेथ वर्ल्ड ने लिन युआन को एक नई क्षमता भी दी थी, मुरझाने की क्षमता। मुरझाने की शक्ति का लक्ष्य पौधे प्रकार के परियों को प्राप्त करना था। जब अंधेरे मृत्यु शक्ति को पादप प्रकार के परियों पर लागू किया जाता था तो यह पादप प्रकार के परियों को तेजी से मुरझाने और मुरझाने का कारण बनता था। डार्क डेथ वर्ल्ड से प्राप्त मुरझाने की क्षमता लिन युआन के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके न होने से उसका होना बेहतर था। लिन युआन ने डार्क डेथ वर्ल्ड को महसूस किया और देखा कि पवित्र तलवार चलाने वाली रानी का पवित्र तलवार रूप डार्क डेथ वर्ल्ड का उपयोग हमला करने के लिए कर सकता है, जैसा कि उसने अन्य कानूनों के साथ किया था। इसके अलावा एक अतिरिक्त पंक्ति भी थी जो एक प्रकार की क्षमता थी जो पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के पवित्र तलवार रूप के अंतर्गत प्रकट होती थी। ये क्षमता डार्क डेथ वर्ल्ड से निर्मित हुई थी। तलवार का रूप डार्क डेथ वर्ल्ड नाइट क्रो विदर अटैक। डार्क डेथ वर्ल्ड से सारी शक्ति पवित्र तलवार में इंजेक्ट करें। पवित्र तलवार का ब्लेड डार्क डेथ पावर के साथ 28 नाइट क्रो में बदल जाएगा। ठेकेदार पवित्र तलवार से 28 बार हमला कर सकता है। यदि हमले लगातार किए जाते हैं तो प्रत्येक हमले में एक अतिरिक्त विदरिंग प्रभाव होगा। विदरिंग प्रभावों की हर 14 परतें लक्ष्य की ओर जारी की जाएंगी और 28 लगातार हमलों से 56 विदरिंग प्रभाव लक्ष्य को वास्तव में विदरिंग शुरू कर देंगे। जब उन्होंने डार्क क्रो विदर अटैक के बारे में नई जानकारी देखी तो लिन युआन ने पवित्र तलवार चलाने वाली रानी से पूछा, पवित्र तलवार फॉर्म के तहत दिखाई देने वाले नए तलवार फॉर्म का क्या मतलब है? मास्टर, अब जब भी मैं कोई नई दुनिया हासिल करूंगा तो पवित्र तलवार के रूप के नीचे एक नया तलवार रूप दिखाई देगा। वे कानून शक्ति से आने वाले हमलों से अलग हैं। हालांकि उनका उपयोग उसी तरह किया जाता है, लेकिन विश्व शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले तलवार रूपों को हर बार उपयोग किए जाने पर विश्व शक्ति से रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है। हालांकि तलवार का रूप विश्व शक्ति के प्रभावों को सक्रिय कर सकता है और यह विश्व शक्ति के इस्तेमाल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा। दुर्भाग्य से तलवार का रूप बहुत चुनौतीपूर्ण है। तलवार के रूप का उपयोग करने के लिए बहुत मजबूत युद्ध कौशल और लड़ाई की रणनीतियों की आवश्यकता होती है, पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने उत्तर दिया। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की बात सुनने के बाद लिन युआन उत्सुक और उत्साहित दिखी। जब युद्ध कौशल और लड़ाई की रणनीतियों की बात आती है तो लिन युआन जानता था कि वहां हमेशा अधिक प्रतिभाशाली लोग मौजूद होते हैं, लेकिन उसे बहुत संदेह था कि उनमें से कोई भी उसे हरा सकता है। यदि वह भी तलवार रूप का लगातार उपयोग नहीं कर सका तो यह असंभव है कि कोई और भी ऐसा कर सकेगा। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी का तलवार रूप विशेष रूप से उसके लिए ही बनाया गया होगा। लिन युआन ने पवित्र तलवार चलाने वाली रानी से पूछा, डार्क क्रो विदर अटैक के प्रत्येक उपयोग के बाद डार्क डेथ वर्ल्ड की ऊर्जा को फिर से भरने में कितना समय लगता है? पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने अपनी उंगलियां घुमाते हुए कहा, यदि आप स्रोत प्रकार की शक्ति को लॉ सोर्स क्रिस्टल से नहीं भरते हैं तो डार्क डेथ वर्ल्ड की ऊर्जा को स्वाभाविक रूप से फिर से भरने में 1 महीना लगेगा। यदि लॉ सोर्स क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है तो इसे फिर से भरने में 4 सप्ताह लगेंगे। लिन युआन के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वह पूछ रहा हो, क्या तुम मजाक कर रहे हो? 4 सप्ताह और 1 महीने के बीच क्या अंतर था? 4 सप्ताह मिलाकर 28 दिन होते थे, जबकि 1 महीना 30 दिन का होता था। स्रोत प्रकार की शक्ति के उपयोग से समय केवल 2 दिन कम हुआ और 30 दिनों के बीच यह महत्वहीन प्रतीत हुआ। फिर भी लिन युआन ने पवित्र तलवार चलाने वाली रानी से पूछा, कितनी स्रोत प्रकार की शक्ति की आवश्यकता है? पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के चेहरे पर एक पीड़ा भरी अभिव्यक्ति उभरी जब उसने कहा, मास्टर, 2 दिन के अंतर के लिए 600 कानून स्रोत क्रिस्टल से स्रोत प्रकार की शक्ति की आवश्यकता होती है। लिन युआन ने तुरंत निर्णय लिया कि वह डार्क डेथ वर्ल्ड की ऊर्जा को पुनः भरने के लिए कभी भी स्रोत प्रकार की शक्ति का उपयोग नहीं करेगा। क्या उसके पास कोई अन्य पूर्ण कानून था जो दुनियाओं में विकसित हो सकता था? इतने सारे अतिरिक्त कानूनों के साथ लिन युआन तलवार रूपों की संख्या बढ़ाने के लिए अधिक कानून दुनिया का पोषण कर सकता है। अधिक तलवार रूपों के साथ प्रत्येक तलवार रूप के लिए पुनःपूर्ति का समय एक तरह से छोटा हो जाएगा।
चून की तलवार रूप के प्रत्येक उपयोग के बीच बहुत लंबा अंतराल था, इसलिए उत्साही लिन युआन ने डार्क क्रो विदर अटैक का एक बार भी परीक्षण न करने और केवल आवश्यक होने पर ही इसका उपयोग करने का निर्णय लिया। सच्चे डेटा की जानकारी के माध्यम से लिन युआन ने देखा कि पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के पवित्र स्रोत प्रकार में अंधेरे प्रकार मिश्रित प्रकार का उल्लेख नहीं था। पवित्र स्रोत का नाम पवित्र तलवार चलाने वाली रानी, पवित्र स्रोत प्रजाति, स्रोत वंश, पवित्र स्रोत प्रजाति, पवित्र स्रोत सितारा, ग्रेट 2 सितारे, पवित्र स्रोत प्रकार, गहरा, मुख्य, मिश्रित। क्षमताएं। रानी रूप 1, रानी की स्कर्ट का हेम, मृतफे या स्रोत प्रकार की वस्तुओं के शरीर से विलपावर रून को अवशोषित करने में सक्षम। मिथ ब्रीड फे के लॉ क्रिस्टल से विलपावर रून या लॉ रून रानी की स्कर्ट पर उकेरे जाएंगे। लॉ क्रिस्टल जिनके कानून अवशोषित हो गए हैं वे लॉ क्रिस्टल बन जाएंगे जिनमें शुद्ध कानून शक्ति होगी। पवित्र तलवार रूप 1, पवित्र तलवार का ब्लेड, जब शरीर में आत्मा क्यूई समाप्त हो जाती है तो ब्लेड स्कर्ट के किनारे को छेद देगा और अंदर संग्रहित सभी कानूनों और इच्छा शक्ति को मुक्त कर देगा। तलवार का रूप डार्क डेथ वर्ल्ड, नाइट क्रो विदर अटैक, डार्क डेथ वर्ल्ड से सारी शक्ति पवित्र तलवार में इंजेक्ट करें। पवित्र तलवार का ब्लेड डार्क डेथ पावर के साथ 28 नाइट क्रो में बदल जाएगा। ठेकेदार पवित्र तलवार से 28 बार हमला कर सकता है। यदि हमले लगातार किए जाते हैं तो प्रत्येक हमले में एक अतिरिक्त विदरिंग प्रभाव होगा। विदरिंग प्रभावों की हर 14 परतें लक्ष्य की ओर जारी की जाएंगी और 28 लगातार हमलों से 56 विदरिंग प्रभाव लक्ष्य को वास्तव में मुरझाना शुरू कर देंगे। डेटा में परिवर्तन केवल डार्क डेथ लॉ के डार्क डेथ वर्ल्ड में विकसित होने के बाद ही दिखाई दिया। कानून की दुनिया के प्रकार ने पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के पवित्र स्रोत प्रकार को निर्धारित किया। चून की मिश्रित प्रकार का उल्लेख किया गया था, इसका मतलब था कि पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के अधिक कानून की दुनिया हासिल करने पर अधिक पवित्र स्रोत प्रकार प्रकट हो सकते थे। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि अन्य प्रकार गहरे प्रकार की प्रजातियों का स्थान ले सकते हैं। लिन युआन ने समय देखा तो पता चला कि सुबह के 6 बजे बज चुके हैं। लिन युआन और लियू जी को गार्ड ये बैंक्वेट में जाने से पहले केवल 12 घंटे बाकी थे। लिन युआन ने 12 घंटों के दौरान निष्क्रिय रहने की योजना नहीं बनाई थी। उसने इस समय का उपयोग खुद को बेहतर बनाने के लिए करने की योजना बनाई थी। उन्होंने सबसे पहले पवित्र तलवार चलाने वाली रानी से कहा कि वह मिथक 3 विषैले विष कानून क्रिस्टल को अवशोषित कर ले। चून की डार्क डेथ लॉ डार्क डेथ वर्ल्ड में तब्दील हो गया था और पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट पर एक रत्न के रूप में जड़ा हुआ था, इसलिए नाइट कैलामिटी क्रो स्कर्ट में दुनिया से गायब हो गया था। स्वप्न कानून से बना स्वप्नभक्षी चमगादड़ पदानुक्रम में सबसे ऊपर होगा। दुर्भाग्यवश स्वप्नभक्षी चमगादड़ के शिखर पर पहुंचने से पहले ही हरे भरे शल्कों से ढका एक विशालकाय अजगर आकाश में प्रकट हो गया। हरे रंग के शल्कों वाला यह विशाल अजगर एक्वामरीन शल्कों वाला आकाश निगलने वाला अजगर था, जिससे विषैला विष कानून क्रिस्टल निकला था। जैसे ही पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने विषैले विष कानून को आत्मसात किया, एक्वामरीन स्केल स्काई स्वेलोइंग पायथन का शरीर अधिक ठोस होने लगा। जब पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने विषैले विष कानून को अवशोषित करना समाप्त कर दिया तो एक्वामरीन स्केल स्काई स्वेलोइंग पायथन ने उड़ते हुए स्वप्नभक्षी चमगादड़ की ओर बढ़ने से पहले दहाड़ लगाए। ये स्वप्नभक्षी चमगादड़ के साथ कुछ बार भिड़ा, लेकिन चून की स्वप्नभक्षी चमगादड़ और एक्वामरीन स्केल स्काई स्वेलोइंग पाइथन दोनों ही मिथक 3 से संबंधित थे, इसलिए वे एक दूसरे पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। ऐसा लग रहा था कि लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है, इसलिए एक्वामरीन स्केल स्काई स्वेलोइंग पाइथन जमीन पर उड़ गया और भूमि और समुद्र पर शासन करने लगा, जबकि ड्रीम ईटिंग बैट ने आकाश पर शासन किया। इससे इच्छाशक्ति और कानूनों से बने जमीन और समुद्र पर रहने वाले लोग डर से कांपने लगे। लिन युआन इस बात को लेकर बेहद उत्सुक था कि पवित्र तलवार चलाने वाली रानी में क्या परिवर्तन होंगे जब वह विषैले विष कानून को अवशोषित कर लेगी। जब भी पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के वस्त्र में कोई कानून हावी हो जाता था तो वस्त्र के भीतर की दुनिया में जबरदस्त परिवर्तन आ जाता था। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी द्वारा विषैले विष कानून को आत्मसात करने के बाद लिन युआन का विष के प्रति प्रतिरोध काफी बढ़ गया था। लिन युआन के शरीर पर मिथ 3 विषैले जहर कानून को लागू करने के साथ वह एक सामान्य प्लेटिनम जहर प्रकार के परी के जहर को पी सकता था और उसके शरीर को किसी भी तरह से नुकसान नहीं होगा। हालांकि अगर यह प्लेटिनम फैंटेसी जहर प्रकार के फे का जहर होता तो वह उतना सुरक्षित नहीं होता। आखिरकार प्लेटिनम फैंटेसी जहर प्रकार के फे के कुछ जहर में आध्यात्मिक जहर या आत्मा का जहर होता है। शातिर विष कानून लिन युआन को आध्यात्मिक विष या आत्मा विष से बचाने में सक्षम नहीं होगा। फिर भी विषैले विष कानून द्वारा लिन युआन को प्रदान की गई विष प्रतिरोधक क्षमता के कारण उसे उच्च श्रेणी के विष प्रकार के परियों के खिलाफ लड़ते समय इतना सतर्क नहीं रहना पड़ता था। यदि उस पर हमला भी हो जाए तो भी लिन युआन की जान को कोई तत्काल खतरा नहीं होगा। लिन युआन ने पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को आदेश दिया कि वह अपने शरीर में शेष स्रोत प्रकार की ऊर्जा को शीत ज्वाला कानून में इंजेक्ट करे, जो लिन युआन को आग और बर्फ दोनों के खिलाफ प्रतिरोध प्रदान कर सके।
यद्यपि शीत ज्वाला कानून अन्य दो पूर्ण कानूनों की तुलना में निम्न गुणवत्ता का था, फिर भी इसे मृत स्वप्न कानून और विषैले विष कानून पर वरीयता दी गई। डार्क डेथ लॉ के डार्क डेथ वर्ल्ड में विकसित होने के बाद भी पवित्र स्रोत चलाने वाली रानी की स्कर्ट में लगभग 800 लॉ सोर्स क्रिस्टल के बराबर स्रोत प्रकार की ऊर्जा बची हुई थी। किसी कानून को विकसित करना उससे कहीं अधिक आसान था जितना कि उसे विश्व में परिवर्तित करना। मिथक 2 शीत ज्वाला कानून को मिथक 3 में विकसित करने के लिए केवल लगभग 400 कानून स्रोत क्रिस्टल की आवश्यकता थी। पवित्र स्रोत चलाने वाली रानी ने शीत ज्वाला कानून में स्रोत प्रकार की ऊर्जा को प्रविष्ट कराया तथा शीघ्र ही इसे मिथक 3 में विकसित कर दिया। शेष स्रोत प्रकार की ऊर्जा ने शीत ज्वाला कानून को मिथक 3 के शिखर तक विकसित होने में सक्षम बनाया। जब शीत ज्वाला कानून विकसित हो रहा था, पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट में शीत हिमपाइन तेजी से बढ़ने लगा। फलती फूलती देवदार की शाखाएं ड्रैगन की रीढ़ की तरह बाहर की ओर फैली हुई थीं और जल्दी ही बढ़कर स्वप्नभक्षी चमगादड़ के क्षेत्र के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया। ठंडी लपटों की आभा आग और बर्फ के गीत की तरह स्कर्ट पर दुनिया भर में फैल गई और यहाँ तक कि एक्वामरीन स्केल स्काई स्वैलोइंग पायथन को भी रोक दिया, जो ठंडे हिमपाइन की शाखाओं पर आराम करने वाला था। स्कर्ट में स्थित दुनिया, स्वप्नभक्षी चमगादड़ और एक्वामरीन स्केल स्काई स्वैलोइंग पायथन के बीच समान अधिकार क्षेत्र से बदलकर स्वप्नभक्षी चमगादड़, एक्वामरीन स्केल स्काई स्वैलोइंग पायथन और कोल्ड स्नोपाइन के बीच 3 लड़ाकू ताकतों में बदल गई। टूटे हुए कानूनों और इच्छाशक्ति से बने फेयर तीनों शिविरों में शामिल हो गए और उन्होंने तुरंत ही स्कर्ट में दुनिया में और अधिक जीवन फूंक दिया। लिन युआन चूसी से जलते हुए सूरजमुखी का उपयोग करके उसे जलाने के लिए कहकर आग और बर्फ के प्रति अपने प्रतिरोध का परीक्षण करने वाला था। इस प्रकार उसने समय देखा और पाया कि अनजाने में 12 घंटे बीत चुके थे। उसके और लियू जी के जाने तक केवल 12 मिनट बचे थे। वह जल्दी से स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र से बाहर निकल गया और अपने कमरे से बाहर निकलने से पहले सुरुचिपूर्ण लेकिन अधिक ध्यान आकर्षित न करने वाले नीले और सफ़ेद स्पिरिट क्यूई कपड़े पहन लिए। लिन युआन नीचे चला गया और उसने देखा कि वेन यू, रक्तपात की माँ और चूसी पानी गैंडे के चमड़े के सोफे पर बैठे हैं। पानी के गैंडे के चमड़े के सोफे के सामने मेज पर 2 ब्रोकेड बक्से रखे हुए थे। इनमें से एक बक्सा चांद के रंग का था जिस पर खुबानी के आकार के पैटर्न और चांद की छवियां बनी थीं, जबकि दूसरा बक्सा स्याही के रंग का था जिस पर सैकड़ों खूंखार जानवरों के पैटर्न बने थे। ऐसा लग रहा था कि जानवर अंधेरे में छिपे हुए हैं और किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार हैं। लिन युआन को तब भ्रम हुआ जब उसने लियू जी को नीचे नहीं देखा। वह केवल 12 मिनट पहले नीचे आने के कारण पहले से ही देर हो चुकी थी। क्या हमेशा समय का पाबंद रहने वाला लियू जी समय भूल गया था? लियू जी गार्ड ये बैंक्वेट में मुख्य पात्र बनने जा रहे थे। जब लिन युआन सोच रहा था, उसने दरवाजा बंद होने की हल्की आवाज़ सुनी और जल्द ही लियू जी को उसके पीछे सीढ़ियों पर आते देखा। जब लियू जी ने लिन युआन को देखा तो उसने अजीब तरह से अपने सिर के पीछे खुजलाया और कहा, मैं प्रशिक्षण कक्ष में कीट रानी की नई युद्ध शैली का परीक्षण कर रहा था। मेरा इरादा केवल कुछ समय के लिए प्रशिक्षण लेने का था, लेकिन समय निकल गया और मैं देर से पहुंच गया। लिन युआन को एहसास हुआ कि उसने और लियू जी ने एक ही स्थिति का सामना किया था। यद्यपि समय कम था, फिर भी यदि वे शीघ्रता से आगे बढ़ते तो मिडनाइट पैलेस तक पहुंच सकते थे। वेन यू ने लिन युआन और लियू जी को एक साथ नीचे आते देखा और जल्दी से कहा, युवा मास्टर, बड़े भाई लियू मास्टर और स्पिरिट गार्ड के बाएं और दाएं हाथ के लोगों ने कपड़ों के 2 सेट भेजे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्र महारानी और मुख्य रक्षक ये ने उन्हें विशेष रूप से भेजा है ताकि आप दोनों गार्ड ये भोज शुरू होने से पहले उन्हें पहन सकें। वेन यू ने चांद के रंग का ब्रोकेड बॉक्स लिन युआन के हाथों में और स्याही के रंग का ब्रोकेड बॉक्स लियू जी के हाथों में रख दिया। चूसी उत्सुकता से उनके पास गया और पूछा, लिन युआन, बड़े भाई लियू, बक्सों में किस तरह के कपड़े हैं? लिन युआन ने सुना कि चूसी ने लियू जी को किस तरह बुलाया तो वह सोचने से खुद को रोक नहीं सका। वह लियू जी को बड़ा भाई लियू कहती है लेकिन अपने असली भाई को उसके दिए गए नाम से बुलाती है। हालांकि वह पहले से ही इसका आदी था। इतने सालों तक एक साथ रहने के बाद लिन युआन और चूसी ने पहले से ही एक दूसरे के साथ बातचीत करने का सबसे आरामदायक तरीका ढूंढ लिया था। लिन युआन और लियू जी ने अपने ब्रोकेड बक्से खोले और अंदर चमकते कपड़ों को देखकर लगभग अंधे हो गए। ट्रू डेटा का उपयोग करके लिन युआन ने पाया कि बॉक्स के अंदर कपड़ों पर 900 से अधिक प्रकार की आध्यात्मिक सामग्रियां थीं। रिटर्न फ्रॉम फारअवे मैंशन की डूबी हुई बाढ़ वाली ड्रैगन झील, तहखाना और मुख्य इमारत सभी को भव्य रूप से सजाया गया था। लेकिन अगर रिटर्न फ्रॉम फारअवे मैंशन को पूरी तरह से बेच भी दिया जाए तो भी यह बॉक्स के अंदर मौजूद कपड़ों की एक आस्तीन के बराबर भी नहीं होगी। रक्तबीज की मां ने बक्सों के अंदर झांक कर कहा, मूनबीम राज्याभिषेक और नाइट क्लियर वाटर राज्याभिषेक पोशाक। क्या गार्ड ये भोज जैसे आयोजन के दौरान मूनबीम राज्याभिषेक पोशाक और नाइट क्लियर वाटर पहनने वाले चंद्र महारानी और मुख्य गार्ड ये नहीं होने चाहिए? रक्तबीज की माता को हमेशा से पता था कि लिन युआन चंद्र महारानी का शिष्य था, लेकिन जब आत्मा रक्षकों के दाहिने और बाएं हाथ के लोग पहुंचे तभी रक्तबीज की माता को एहसास हुआ कि लियू जी आत्मा रक्षक प्रमुख का शिष्य था।
जबकि रकबीज की मां लियू जी की नई पहचान के बारे में आश्चर्यचकित थी। ये हमेशा महसूस किया गया कि लियू जी और लिन युआन दोनों ने बहुत कम प्रोफाइल रखी थी। मदर ऑफ ब्लडबैथ ने कपड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, जिसे उसने मूनबीम कोरोनेशन कॉस्ट्यूम और नाइट क्लियर वाटर कोरोनेशन कॉस्ट्यूम के रूप में पहचाना था। एक पल बाद उसे यकीन हो गया कि उसकी पहचान गलत थी। वे विशेष रूप से लिन युआन और लियू जी के लिए बनाए गए कपड़े थे, जो मूनबीम कोरोनेशन कॉस्ट्यूम और नाइट क्लियर वाटर कोरोनेशन कॉस्ट्यूम जैसी ही सामग्रियों से बने थे। इन दोनों वस्त्रों में वह पैटर्न नहीं था जो चंद्र महारानी और मुख्य रक्षक के अधिकार को दर्शाता हो। इसके अलावा कपड़े मूनबीम कोरोनेशन कॉस्ट्यूम और नाइट क्लियर वाटर कॉस्ट्यूम के समान थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ब्लडबैथ की मां ने शुरू में उन्हें ऐसा ही पहचाना था। यहाँ तक कि वेन्यू, जो रेडियंट मून पैलेस में एक आत्मा परिचय हुआ करता था, ने गलती से लिन युआन के ब्रोकेड बॉक्स कपड़ों को मूनबीम राज्याभिषेक पोशाक समझ लिया था। जब उन्होंने सुना कि रकबीज की मां ने क्या कहा, लिन युआन और लियू जी ने एक दूसरे को देखा। ब्रोकेड बॉक्स में रखे कपड़े इतने जटिल और जटिल थे कि उन्हें पहनकर प्रतिस्पर्धा में भाग लेना सुविधाजनक नहीं होगा। सौभाग्य से गार्ड बैंक्वेट का आयोजन कला मंच, मार्शल मंच और मार्शल आर्ट मंच के बाद ही हुआ। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद वह अपने गुरु द्वारा भेजे गए कपड़े पहन सकता था। लिन युआन और लियू जी ने कपड़ों को हीरे के ब्रोकेड के बक्सों में भरकर रख दिया और वेन्यू, चूसी और रकबीज की माता को विदाई दी, इससे पहले कि वे दूर के महल से लौटकर मिडनाइट पैलेस की ओर चल पड़े। लिन युआन गार्ड भोज में अपनी पहचान घोषित करने जा रहा था, लेकिन वह चंद्र महारानी के शिष्य की उपाधि जोड़ने की जल्दी में नहीं था। गार्ड भोज लिन युआन के लिए शीर्ष गुटों की युवा पीढ़ी के साथ बातचीत करने का मौका होगा। यहाँ तक कि झेंग परिवार और मियाओ परिवार, जो उसके दुश्मन थे, भी इसमें शामिल होंगे। अपने शत्रुओं को कुचलते समय उसके पास दया दिखाने की कोई संभावना नहीं थी। अल्पविराम। एक सुंदर घर में दीवारों पर सुंदर पेंटिंग्स लगी हुई थी। घर के चारों ओर रखे कीमती हथियारों में जड़े रत्न चमक रहे थे और बाहर बांस का बगीचा जमीन से सुंदर ढंग से उभरा हुआ था। लांग्या मंडप के अंदर एक महिला ने बैंगनी बांस के तने को छूते ही अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी निगाहें नीचे झुकी हुई थीं, उसके गुलाब जैसे चेहरे पर एक दोषी भाव था, और यह स्पष्ट था कि उसके कान में लटकी हुई डिफाइंड लाइफ की बाली अपनी चमक खो चुकी थी। उसी समय उसके दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज़ सुनाई दी। जब महिला दरवाजे की ओर देखने के लिए मुड़ी तो उसने एक छोटे बालों वाली मध्यम आयु वर्ग की महिला को देखा, जिसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि उसने जीवन में काफ़ी अनुभव प्राप्त किया है, और वह अंदर आए और बोली, मास्टर, मेरी जांच से मुझे पता चला कि कनेक्टेड बीस्ट पार्क से शीर्ष श्रेणी 4 क्रिएशन मास्टर जो गार्ड बैंक्वेट में भाग लेंगे, वे मियाओ क्यूई हैं। अपराधी भाव वाली महिला ने भौहें सिकुड़ी और उसके शरीर से एक शिकारी आभा उभरी। कनेक्टेड बीस्ट पार्क की पुरानी पीढ़ी के बहुत से सदस्य हैं जो गार्ड बैंक्वेट में भाग ले सकते हैं। फिर भी वे उन सभी में से मियाओ क्यूई को चुनते हैं। वे स्पष्ट रूप से मुझे निशाना बना रहे हैं। छोटे बालों वाली अधेड़ उम्र की महिला ने अपना सिर नीचे किया, उसकी पलकें झपक रही थीं, जैसे उसने सोचा, मुझे पता था कि मियाओ क्यू का नाम लेने से मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मास्टर हर बार मियाओ क्यू का नाम सुनते ही गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह इस तरह से प्रतिक्रिया करती है। लॉर्ड बैम्बू मोनाक ने मास्टर को इतने लंबे समय तक प्यार किया और उसने हर बार उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसे लगा कि उसका जीवन अभिशप्त है। मियाओ क्यू ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए लॉर्ड बैम्बू मोनाक के सामने एक अच्छा नाटक किया और सार्वजनिक रूप से मास्टर को भड़काया। उसने यहाँ तक कहा कि मास्टर और लॉर्ड बैम्बू मोनाक कभी एक साथ नहीं रह सकते। इस वजह से मास्टर अपनी जगह भूल गए और बैम्बू मोनाक के साथ रहने के लिए सहमत हो गए, जिसके कारण उन्हें दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। मास्टर अभी भी इस बात से परेशान हैं, लेकिन मियाओ क्यू ने गार्ड भोज में आने के लिए ऐसा समय चुना। मियाओ क्यू एक शिखर वर्ग 4 क्रिएशन मास्टर है। क्या वह गार्ड भोज में कुछ करने की योजना बना रही है? यदि ऐसा है तो मास्टर प्रतिशोध में कुछ कर सकते हैं। जब छोटे बालों वाली अधेड़ महिला गहरी सोच में डूबी हुई थी तो वांग फुक्सियांग ने कहा, आह जिंग, जाओ और बांस सम्राट ने मुझे जो कपड़े दिए हैं उनमें से कुछ अच्छे कपड़े चुनो। तुम बैठक में लांग्या मंडप का प्रतिनिधित्व करते हुए मेरी जगह लोगी। आह जिंग ने अपना सिर उठाया और आश्चर्य से वांग फुक्सियांग से पूछा, मास्टर, मुझे मत बताइए कि आप जा रहे हैं। वांग फुक्सियांग ने अपने दांत पीस लिए और आह जिंग के बोलने से पहले ही फुफकार उठी। मैं गार्ड बैंक्वेट में तमाशा नहीं करना चाहती थी क्योंकि मेरे इर्द गिर्द पहले से ही बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं। लेकिन चूंकि मियाओ क्यू मुझे गार्ड बैंक्वेट में सार्वजनिक रूप से अपमानित करना चाहती है, इसलिए उसने अपनी हद पार कर ली है। हे, चूंकि वह मुझे अपमानित करने पर तुली हुई है, इसलिए मैं ऐसा हमला करूंगी कि उन्हें 2 पीढ़ियों तक का सामना करना पड़ेगा। आह जिंग वांग फुक्सियांग से शांत होने का आग्रह करने वाली थी, लेकिन उसे याद आया कि वांग फुक्सियांग ऐसे मामलों में कभी शांत नहीं हो सकता। मास्टर, भगवान बांस सम्राट ने कहा कि उन्हें आपके बैंगनी कपड़े सबसे अच्छे लगे।
मैं बैंगनी कपड़े लाऊंगी जो भगवान बांस सम्राट की ओर से उपहार थे, आहजिंग ने जल्दी से कहा। आहजिंग ने वांग फुक्सियांग के लगभग 1000 कपड़ों में से बांस सम्राट की ओर से उपहार स्वरूप दिए गए बैंगनी रंग के कपड़े लेने के लिए जल्दी से दौड़ लगाए। सौभाग्यवश उसके मालिक के पास केवल 1000 जोड़े कपड़े ही थे। यदि और भी होते तो आहजिंग शायद गार्ड ये भोज शुरू होने से पहले बैंगनी कपड़े नहीं ढूंढ पाती। उसी समय आहजिंग को वांग फुक्सियांग के लिए बुरा लगा। उसका स्वामी एक रोमांटिक व्यक्ति था, लेकिन भाग्य ने उसे केवल प्रेम के दिखावटीपन का ही अनुभव करने का श्राप दिया था। यदि लॉर्ड बैम्बू मोनाक के पास शक्तिशाली शक्तियां न होती और वह 5वीं श्रेणी का सृजन मास्टर न होता जो दुर्भाग्य का मुकाबला करने के लिए आत्मिक द्रव्यों का निर्माण कर सकता था, तो वांग फुक्सियांग उसे एक चुंबन से मार सकता था।